हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रज्ञा एंड आज की वीडियो में हम क्लास 11th लीगल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स कवर करेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कैसे फॉर्म्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब जो मैं 3 ऑर्गन्स देखे थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं और क्यों उनके बीच में पावर शेयर करी गई है, वो इस चैप्टर में देखेंगे विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की। सेपरेशन ऑफ पावर जो डॉक्ट्रिन है, इसका मतलब क्या है। देन वी विल बी लुकिंग इनटू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। देन आफ्टर दैट वी विल बी लुकिंग एट द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस डॉक्ट्रिन जो मॉन्टेस्क्यू ने बोला था। अल्टीमेटली इस डॉक्ट्रिन से कैसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस निकल के आया एंड क्या इस डॉक्ट्रिन का इम्पैक्ट रहा है। वी विल बी लुकिंग एट दीज एस्पेक्ट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसकी की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, एंड इसके क्या मतलब वही मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रहे हैं। फाइनली ऑब्वियसली हम देखते हैं कि क्या प्रैक्टिस में रही है डॉक्ट्रिन। तो हम देखेंगे 3 केसेस, ब्रिटेन, यूएस एंड इंडिया ऑब्वियसली, ठीक है, और हम समझेंगे कि कैसे सेम डॉक्ट्रिन इज अप्लाइड बट इन वेरिएशंस और इन लाइक वेरियस फॉर्मेट्स, ठीक है। ब्रिटेन का केस अलग है, अमेरिका का अलग है और इंडिया का अलग है। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला आ जाता है टॉपिक वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो सबसे पहले आपको बता रखा है कि क्यों ज़रूरत है। एक कंट्री के पास 2 मोटिव्स होते हैं। एक है पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल को सस्टेन करना, कि जो इंडिविजुअल है वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे वर्क कर सकता है एंड अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। साथ में आ जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है ऑफ द पीपल्स विल। तो इन दोनों को प्रिजर्व करने के लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि हम स्पेशल ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज करें। अब क्यों भाई स्पेशल ऑर्गन्स से बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो काम है वो बाइफरकेट हो जाता है। एक सिंगल पर्सन के पास पावर नहीं रहती जिसकी वजह से उसकी मोनोपोली नहीं चलती है, ठीक है, एज इन द केस ऑफ मोनार्की। तो इसमें क्या हो जाता है, पावर अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड हो जाती है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हर कोई अपना अपना नेचर ऑफ पावर या फिर नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग अपनी पावर एक्सरसाइज करता है। ब्रॉडली हमने देखा कि 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं इसकी। लेजिस्लेचर जो इनैक्ट करती है लॉज को बनाती है। जुडिशरी जो इन लॉज को इंटरप्रेट करती है एंड इनको चेक करती है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन से इन लाइन है कि नहीं। एंड देन कम्स द एग्जीक्यूटिव दैट इज इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ एंड लॉ को कैसे अप्लाई करना है पूरी कंट्री के ऊपर। अब जो ये थ्योरी है इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसमें 3 डिफरेंट ऑर्गन्स क्रिएट करे गए हैं जो सेपरेट हैं एंड एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेपरेट इन द सेंस कि हाँ भाई तीनों अपना अपना काम संभाल रहे हैं। ये जो कोई भी तीनों ऑर्गन्स हैं ये जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे के कंट्रोल से, ठीक है। नाउ ईच ऑर्गन शैल एक्सरसाइज इट्स ओन पावर ऑब्वियसली एज वी हैव डिस्कस्ड। और ये डॉक्ट्रिन कहती है कि हर एक ऑर्गन अपने ऑर्गन के अलावा किसी और के काम में इंक्रोच नहीं करेगा, ना ही इंटरफेयर करेगा एंड ये लोग सब इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। इट इज़ रिपीटेड। So basically, if any organ encroaches into the terrain of other organ, it shall be checked by another organ of the government. मतलब जैसे कि लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, देन वी हैव जुडिशरी, ये 3 बॉडीज हैं। अब लेजिस्लेचर का काम लेजिस्लेचर खुद संभालेगा, वो एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करेगा। और अगर वो एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर कर रहा है तो चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम के थ्रू जुडिशरी उस पर चेक कर सकता है या फिर एग्जीक्यूटिव उस पर चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे पर हाँ एक चेक बना के रखेंगे, राइट। सो ऑन द होल सेपरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है कि जो फॉर्मल पावर्स हैं वो डिफाइन कर दी जाती हैं। लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारी जो पावर्स है उसको प्रिजर्व किया जाए। द पावर शैल ऑल्सो बी डिफाइंड एंड डिवाइडेड टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, कि बाद में कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई मेरी पावर तो ये थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स। ये एक्सप्लेन किसने किया था, कार्ल जे फ्रेडरिच ने, जो एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट था जिन्होंने आइडिया दिया था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन है वो तभी एप्लीकेबल हो पाएगी बहुत ज़्यादा पावरफुली जब एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पर्सन जो आते हैं वो है वेड एंड फिलिप्स, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिखी थी 1960 में और इन्होंने एक्सप्लेन किया है सेपरेशन ऑफ पावर,
ठीक है, ये बोलते हैं कि द सेम पर्सन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ द 3 ऑर्गन्स। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर कोई सेम पर्सन एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, तो कोई पावर बाइफिकेशन का कोई सेंस नहीं बना ना, क्योंकि अल्टीमेटली एक पर्सन की ही विल प्रिवेल कर रही है, इसलिए एक जो पर्सन है वो एक से ज़्यादा ऑर्गन का पार्ट नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल और इंटरफेयर विद द एक्सरसाइज ऑफ द अदर ऑर्गन। अगेन, कि आप अपना काम करो, आप किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चेक रख सकते हो एक, ठीक है, कि वो अपनी पावर को एक्सीड ना करे, पर अगर आप उसके काम में इंटरफेयर कर रहे हो या फिर कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। थर्ड कम्स, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ अनदर। अगेन सेम चीज़ है कि आप कंट्रोल इंटरफेयर तो कर नहीं सकते, साथ में किसी और का फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स। ओके, तो नाउ हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन ऑफ मॉन्टेस्क्यूज डॉक्ट्रिन। तो कैसे ये हिस्टोरिकली इवॉल्व हुई, ठीक है, कैसे एस्टैब्लिश हुई। तो सबसे पहले बैरन डे मॉन्टेस्क्यू, ये एक फ्रेंच फिलोसफर हैं जिन्होंने ओरिजिनेट की थी इस थ्योरी को इन द मोस्ट ओरिजिनल ऑफ कोर्स सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एलैबोरेशन के थ्रू, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के थ्रू कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है क्या इन द 18th सेंचुरी। जो मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी जितने भी गवर्नेंस हो रही है डेमोक्रेसी की, वो इसी मॉडल के बेसिस पे हो रही है। क्योंकि जैसे आप इंडिया में देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, आप ब्रिटेन का केस देख लो, आप यूएस का केस देख लो, आप बहुत सारी डेमोक्रेसीज का केस देख लो, तो उसमें जनरली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल विंग होता है, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो बेसिकली जो ये पर्सन है, क्योंकि ये फ्रेंच है, तो उसने लुइस 14 का बेसिकली एक डिस्पोटिक एंड ऑप्रेसिव साइड देखी, जहाँ पे एक एब्सोल्यूट पावर थी स्टेट के पास, स्टेट मतलब रूलर, ठीक है। और देखो इन्होंने बोला प्रिवेलिंग डिक्टम दैट आई एम द स्टेट, दैट मीन्स कि जो रूलर है उसके पास पावर है लोगों की लिबर्टी को सप्रेस करने की, ठीक है, अंडर हिज रूल्स एंड फैंसीज एंड इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। जब इसने सबसे पहली बार इंग्लैंड को विजिट किया तो उसने देखा कि एक सेंस ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे वहाँ के सिटीजन्स। किंग है, जो पार्लियामेंट है, लॉ कोर्ट्स, ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रहे हैं। किंग क्या हो गया, यहाँ पे कह सकते हो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गया, पार्लियामेंट क्या हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, लॉ कोर्ट्स क्या हो गए, जुडिशियल ऑर्गन हो गए। साथ में जो जॉन लॉक पर्सन है उसकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, उसके थॉट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। जॉन लॉक एक वो है ब्रिटिश पर्सन, ठीक है, हमने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में देखा भी था इसके बारे में। So he compared the system of governance prevailing in his country with the system of governance that he saw in England, and इसने देखा कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर एक गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में है, प्रॉपरली 3 ऑर्गन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसने फाइनली फिर एक डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन निकाली इन हिज फेमस बुक एस्पिरिट दे लुई, ठीक है, विच इज द स्पिरिट्स ऑफ लॉ इन 1784। ईयर याद रखना है, नाम याद रखना है, किसने बनाई थी याद रखना है। Next comes the basic feature of the doctrine of separation of powers enunciated by Montesquieu. अब इसने क्या बेसिक फीचर्स दिए थे, सो देयर आर बेसिकली 1, 2, 3 एंड 4। ये ऐसे इंपॉर्टेंट है याद करना क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बेसिक फीचर्स रहे हैं इस डॉक्ट्रिन के। सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज करी है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें बोला है कि डिवीजन ऑफ पावर नेसेसरी है, किन के बीच, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये इसने बिल्कुल बेसिक बताया कि 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और इनके बीच में हमने पावर डिवाइड करनी है। इसने पूरा जिस दे दिया डॉक्ट्रिन का। अब वो समझाता है कि डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट पावर्स क्यों करेंगे। सो देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट must exercise 3 powers of the government with the respective personnel, मतलब जो उनके रिस्पेक्टिव पावर्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर रहा है, उस अकॉर्डिंग के उनको पावर दी जानी चाहिए। सो ही प्रोवाइडेड द रीज़न, उसने रीज़न भी बताया कि क्यों डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन 3 ऑर्गन्स नेसेसरी और कैसे डिवाइड की जाएगी। देखो ये बोलता है व्हेन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव पावर आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन दैट कैन नॉट बी लिबर्टी। वो सबसे पहले बताता है कि क्यों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करना ज़रूरी है, क्यों सेम पर्सन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो मोनार्क है, जो टायरेनिकल रूल्स बना रहा है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा एग्जीक्यूट कर सकता है बहुत ज़्यादा टायरेनिकल मैनर में। टायरेनिकल मैनर क्या होता है, बेसिकली किसी को भी एक ऑप्रेसिव फॉर्म में रूल करना, राइट। तो वो अपने
अपनी जो विम्स एंड फैंसीज पे लॉ ला रहा है उसको अपनी मर्जी के हिसाब से वो एग्जीक्यूट करा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, जो लॉ मेकर है और जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो सेम पर्सन हो गया। तो इसकी वजह से लोगों की जो लिबर्टी है ना वो हैम्पर हो सकती है कि भाई सेम ही पर्सन लॉ बना रहा है, सेम ही पर्सन उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो बहुत ब्रूटल मैनर से करेगा कि हाँ भाई ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट कम्स कि where the judicial power are combined with the legislature and life and liberty would be exposed to arbitrary control। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो लॉ बना रहा है वही जज है, तो वो अपने लॉ को कभी गलत कहेगा ही नहीं, ठीक है, किसी भी लॉ को एक फेयर मैनर में चेक नहीं करेगा। थर्ड कम्स कि क्यों जुडिशियल पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर के साथ कंबाइन नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि जज अगर उसके पास एग्जीक्यूशन की पावर आ गई तो वो वायलेंट और ऑप्रेसिव मैनर से जो भी उसको लॉ सही लगेगा वो इम्पोज करेगा लोगों के ऊपर। इसमें क्या हो जाता है, जो प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, एंड द जज है, वो सेम पर्सन एंड अथॉरिटी हो जाता है, जिसकी वजह से जो जज है वो बहुत वायलेंट हो सकता है और लोगों की सिटीजन की लिबर्टी एंड उनकी फ्रीडम को सप्रेस कर सकता है, ठीक है। और फोर्थ क्या बोल रहा है, इफ द पावर इज वेस्टेड इन वन ऑर्गन और एक्सरसाइज विदाउट सेपरेशन गवर्नेंस वुड नॉट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव क्यों नहीं होगा? देखो, इफेक्टिव होना क्या होता है कि भाई आप जो एक काम दिया हुआ है उसको आप जल्दी से जल्दी खत्म कर सको। अगर हम एक ही ऑर्गन को सारे काम पकड़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक लैग करेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, राइट। अगर आप उसे बाइफरकेट कर दोगे तो हर कोई अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द कह सकते हो एक बेनिफिट भी है डॉक्ट्रिन का। तो बेसिकली इसने सबसे पहले बताया है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए उसका रीज़न यहाँ पे दे दिए हैं कि अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव साथ में हो गया, जुडिशियल लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव हो गया, है ना। इसने सारी चीज़ें बता दी, साथ में बता दिया कि अगर सिर्फ एक सिंगल ऑर्गन एग्जिस्ट करे तो क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट ही टेल्स कि इट इज इनहेरेंट फॉर एनी अथॉरिटी टू अब्यूज इस पावर अनलेस लिमिटेशन इज इम्पोज। मतलब अगर जैसे तुम्हें भी कोई है, अब तुम्हें बोला है कि चले जैसे तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा है, क्या करोगे तुम? उसको काफ़ी लोग मिसयूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी के पास अनचेक्ड पावर है, ठीक है, जैसे इन द केस ऑफ डिक्टेटरशिप, मोनार्की, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी पावर को अब्यूज़ कर सकता है, और एक इनहेरेंट नेचर है, मतलब कि लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। इसलिए इम्पोजिशन लगाना ज़रूरी है एक लिमिटेशन का, और वो ये सेपरेशन ऑफ पावर कर देती है, ठीक है। फॉर सेफगार्डिंग द लिबर्टी ऑफ people, each organ of the government have the obligation to act within their own sphere and not beyond it। कि मतलब हर कोई ऑर्गन अपना अपना काम संभालेगा और अपने परमिटेड लिमिट के अंदर ही एक्ट करेगा और काम करेगा। अगर वैसा नहीं करता है तो उसको चेक किया जा सकता है बाय अदर ऑर्गन्स, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट बता रहा है इसका क्यों ज़रूरत है फाइनली, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन शैल एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। चेक का मतलब क्या है कि हाँ भाई वो देखेगा। कंट्रोल इज नॉट इन द सेंस ऑफ कि वो उसके काम में इंटरफेयर करेगा, बट कंट्रोल इन द सेंस ऑफ कि हाँ वो अपनी लिमिट में काम करे, ठीक है। लेजिस्लेचर का सेम होगा ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का सेम होगा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा भी था ना कि कैसे इनके पास थोड़े से अपने स्फेयर से ज़्यादा फंक्शंस रहते हैं, जैसे एज इन द केस ऑफ इंडिया। इसकी वजह से एक सिस्टम ऑफ चेक बना है जो देखता है कि अगर कोई भी ऑर्गन अपने से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है या फिर किसी और ऑर्गन की जो पावर उसको इंक्रोच कर रहा है, ठीक है, तो उसको चेक किया जा सके एंड फाइनली बैलेंस मेंटेन करा जा सके ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर, एंड दिस लेड टू द फॉर्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम जो एक्सप्लेन किया है मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। और जो ये काइंड ऑफ ओवरव्यू है ना, इसका एक बेसिकली करेक्ट मीनिंग आप एक मैक्सिम से समझ सकते हो। मैक्सिम जो है वो है ले pouvoir आते ले pouvoir, विच मीन्स पावर होल्ड्स पावर। मैक्सिम क्या होते हैं? मैक्सिम्स एक ऐसे लीगल टर्म्स होते हैं बेसिकली जो यूज़ किए जाता है काफ़ी फ्रीक्वेंटली एंड ये डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम लैटिन या फिर ग्रीक ओरिजिन, और इनका कोई स्पेसिफिक एक लाइन में मतलब होता है जिसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो ले pouvoir आते ले pouvoir, दैट मीन्स पावर होल्ड्स पावर, मतलब पावर एक दूसरी पावर को रोकती है। क्योंकि हमने सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का पावर जैसे लेजिस्लेचर को दिया है, तो वो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में मेंटेन करके रहेगा, तो उसके पास पावर है, इसलिए वो दूसरों की एक्सेसिव पावर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। सो बाय सेपरेटिंग द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, वन पावर में ऑपरेट अ बैलेंस अगेंस्ट अनदर, ठीक है, कि बैलेंस मेंटेन करके रख सकता है, चेक मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये दे रखा है, जुडिशरी के पास क्या है? पावर टू मेक जजमेंट्स ऑन लॉ, कि भाई लॉ कैसे हैं। पावर टू मेक एंड चेंज लॉ ये पार्लियामेंट के पास है। पावर टू पुट लॉ इन एक्शन ये एग्जीक्यूटिव के पास है। तो तीन अलग अलग फंक्शंस हमें इस मैप में दिखा दिए गए हैं, इस चार्ट में दिखा दिए गए हैं।
नेक्स्ट कम्स चेक्स एंड बैलेंसेस का क्या, अगेन इसका ओरिजिन मॉन्टेस्क्यू से ही हुआ है, ठीक है, और ये सिस्टम बेस्ड रेगुलेशन है कि हाँ भाई एक ब्रांच जो है वो दूसरे ब्रांच के ऊपर लिमिट लगा रहा है, एक लिमिटेशन लगा रहा है, उसको चेक कर रहा है, उनका रेगुलेट कर रहा है उसको, राइट। अब ये फॉलोइंग चार्ट इज सो इम्पॉर्टेंट, lot of people miss this out, but this is one of the best chart to actually understand separation of powers का जो checks and balances का system है, ठीक है। अब देखो लेजिस्लेचर का ब्रांच जो है उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, कुछ कंट्रीज पार्लियामेंट बोलती हैं। ये क्या है, राइट्स द लॉ, कन्फर्म्स प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट, रैटिफाइज, ठीक है, ट्रीटीज, ग्रांट मनी, डिक्लेयर वॉर। इसका काम क्या है, कोई भी लॉ को बनाना, ठीक है, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट करना, प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है, लेजिस्लेचर करता है, राइट। किसी भी ट्रीटी को रैटिफाई करना, ग्रांट करना मनी, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा इसके अंदर आते हैं, या फिर एक कंट्री में जब भी वॉर का लाइफ सिचुएशन होती है तो वो लेजिस्लेचर कहलाता है। जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज को और रिव्यू करना लोअर कोर्ट की जजमेंट्स को, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम क्या है, प्रपोज करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेटर्स में ये लाया जा सकता है, लॉ कमांड, लॉज का जो कमांड आर्म्ड फोर्सेस होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखना, एम्बेसडर्स अपॉइंट करना, ऑफिशियल कंडक्ट, फॉरेन पॉलिसी, नेगोशिएटिंग ट्रीटीज, ये सारा एग्जीक्यूटिव का काम है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी कंट्री का रहता है। अब आप देखो कि कैसे कंट्रोल कर रहा है, जो ये एरोज हैं ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करता है। देखो लेजिस्लेचर जुडिशियल पे कैसे चेक बनाता है, देखो मे प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू ओवर रूल जुडिशियल डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास, पर उसको इंटरप्रेट कौन करता है, जुडिशियल, ठीक है। मे इम्पीच सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन रिमूव कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। और मे रिजेक्ट द अपॉइंटमेंट टू अ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स लाना, उसको रिजेक्ट करना, वो किसके पास पावर है, लेजिस्लेचर के पास पावर है। तो इससे क्या होता है, आप काफ़ी सिस्टमिक चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन कर सकते हैं। जुडिशरी कैसे मेंटेन करता है लेजिस्लेचर के ऊपर चेक, कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, विच इज़ जुडिशियल रिव्यू, ये एक तरीका हो गया। अब एग्जीक्यूटिव क्या करता है जुडिशरी के ऊपर, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, एग्जीक्यूटिव भी इन्वॉल्व होता है इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसकी वजह से एक सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन किया जा सकता है। जुडिशरी के पास क्या पावर है, अगेन वही जुडिशियल रिव्यू आ जाता है कि जिसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव का एक्शन को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है कि आप लोगों का राइट वायलेट कर रहे हो। अब लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैसे करता है, लेजिस्लेचर क्या करता है, मे रिजेक्ट अपॉइंटमेंट्स, जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर सकता है, कोई भी ट्रीटी को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर विदहोल्ड कर सकता है फंड, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव के, या फिर कोई इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट भी किसका पार्ट बनता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का आता है, राइट। मे ओवरराइड वीटो पावर को ओवरराइड करके, क्योंकि अगर आप कोई बंदा वीटो भी करता है, अगर दोबारा भेज देते हैं क्या कहते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है, ठीक है। सो इम्पीचमेंट कर सकते हो, रिजेक्शन कर सकते हो, तो काफ़ी कुछ जो है वो पहले कांग्रेस में ही जाता है ना, लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। एग्जीक्यूटिव ऑन दी अदर हैंड क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है बिल, क्योंकि दोबारा से एक लॉ को जिसको प्रेसिडेंट ने वीटो कर दिया है उसको लाना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। उसके अलावा क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है कांग्रेस को सर्टेन सिचुएशन में, मतलब कि अगर ऐसा लग रहा है कि नो मेजॉरिटी सिचुएशन हो रखी है या फिर कुछ ऐसी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, तो जितनी भी क्या कहते हैं आप वो कहते हो आप इमरजेंसीज इम्पोज करते हैं, वो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच करता है, राइट। तो ये हो गया। अब आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने एडवोकेट किया कि इस डॉक्ट्रिन को अपनी पहले खुद की कंट्री में के पॉलिटिकल सिस्टम में अडॉप्ट करना चाहिए, दैट इज़ फ्रांस। उसकी जो टीचिंग्स है उसने बूस्ट किया फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और इसकी जो अडॉप्ट भी हुई थी, क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इन 1789। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और फाइनली डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हुआ था, तो उसमें इसकी टीचिंग्स को भी लिया गया था, ठीक है, और इसकी टीचिंग्स ने बूस्ट दिया था ऐसे मूवमेंट्स को, ठीक है। सो डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड दैट एवरी सोसाइटी इन विच सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट डिटरमाइंड हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर एक ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, एक ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करती है जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिया हुआ है, तो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन और द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इन 1971 मेड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात इन्होंने अडॉप्ट करी थी जब पहला फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1791 में। तो इन्होंने बोला था कि 3 सेपरेट ऑर्गन्स एग्जिस्ट करने चाहिए,
नेक्स्ट पर्सन आ जाता है जेम्स मैडिसन. ही वॉज द 4th प्रेजिडेंट ऑफ USA. सबको पता ही है ये चीज़. एंड ही रोट द फेडरलिस्ट. ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी फेडरलिस्ट, और उसमें इसने बोला है बहुत कह सकते हो प्रोमिनेंट वे में, द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, in the same hands, whether of one or a few or many, or whether hereditary, self-appointed or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny. ट्राइनी का मतलब मैंने बताया था कि एक सिंगल पर्सन होल्ड कर रहा है, अपने विम्स एंड फैंसीज पे काम कर रहा है, अपने हिसाब से जो उसे करना है कर रहा है. तो अगर एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हो जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का किसी एक हाथ के ऊपर, फर्क नहीं पड़ता कि वो हेरिडेटरी हुआ है, सेल्फ अपॉइंटेड है, फिर इवन इलेक्टिव है, तब भी अगर वो क्या है, उसको हम ट्राइनी ही बोलोगे, उससे हम आप एक काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप या फिर एक काइंड ऑफ मोनार्की ही बोलोगे, राइट. Separation of power forms the foundation of entire structure of US Constitution of 1787. ठीक है, ये 1787 का जो US Constitution है वो किसके बेसिस पे सेपरेशन ऑफ पावर है. इनफैक्ट जो हम 3 केसेस देखेंगे ब्रिटेन, US एंड इंडिया का, तीनों में से सबसे स्ट्रांगली एंड सबसे रिजिडली जो कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड करता है ना सेपरेशन ऑफ पावर्स का डॉक्ट्रिन, वो US कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया इज लीनियंट, ब्रिटेन इज लीनियंट क्योंकि इंडिया ब्रिटेन के उस पे सिस्टम पे काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश्ड है, पर US इतने स्ट्रिक्टली और इतने रिजिडली फॉर्म करता है, इसलिए उसका प्रेसिडेंट, उसके जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है, वो 3 डिस्टिंक्ट ऑर्गन है. So next comes Montesquieu, thus became the intellectual father of American Constitution. Important MCQ है, काफ़ी टीचर्स पूछ लेती हैं बहुत आराम से कि इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो इसका नाम है मोंटेस्क्यू. तो अब आ जाता है इवेल्युएशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि हम कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस वगैरह रहे हैं. तो जैसे जैसे डेमोक्रेसीज ने प्रैक्टिस करनी शुरू की इस डॉक्ट्रिन को, तो उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली इन 2 फॉर्म्स. सबसे पहला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो सेम पर्सन को अवॉइड करनी चाहिए, एक सेम पर्सन के पास सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए. सेकेंडली, इट इम्प्लाइज कि डिविजन ऑफ दोज पावर विच इज एसेंशियल एंड प्राइमरीली बिलोंग्स टू वन ऑर्गन एंड नॉट टू द अदर. मतलब उन्हीं पावर का डिवीजन होना चाहिए जो एक एसेंशियल है या फिर प्राइमरी एक सिंगल ऑर्गन को, और दूसरे ऑर्गन को उससे मतलब नहीं है. जैसे पार्लियामेंट का जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना. लॉ बनाने की पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है. उसको वो पार्लियामेंट जो अमेंड करने की पावर है वो हमने एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को नहीं दी है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम उन्हीं पावर्स को एलोकेट कर रहे हैं, उन्हीं पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं जो एक सिंगल ऑर्गन के पास ही होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट कम्स, क्या इसका मतलब है कि क्या जो ऑर्गन्स है वो आइसोलेशन में काम करेंगे, नहीं, एक अलाइड फंक्शनिंग देखने को मिलेगी जहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा एंड अपने फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करेगा. इस डॉक्ट्रिन को लाने का सिंपल सा मतलब ये था कि एक मॉडिफिकेशन होना चाहिए इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. जो उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर था, जहाँ पे जो किंग था वो बोलता था कि आई एम द स्टेट. इसकी वजह से क्या था, एक हमें देखने को मिलता था डिस्पोटिक एंड एब्सोल्यूट रूल ऑफ पावर. ठीक है, तो उसको हमने चेंज करना था, इसलिए ये डॉक्ट्रिन लाई गई. अब इस डॉक्ट्रिन को हम इवेल्युएट करते हैं, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को समझते हैं. एडवांटेजेस में 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली एक 4 मार्कर या फिर 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है. वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, 2 मार्कर भी आ सकता है, एनी 2 फीचर्स जो भी रहता है. आपको 4 वर्ड याद रखने हैं, एफिशिएंसी, लिबर्टी या फिर फ्रीडम याद कर सकते हो कुछ भी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड स्टेबिलिटी. ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसकी वजह से कह सकते हो ये एडवांटेजेस रहे हैं इस डॉक्ट्रिन के. ओके, तो आप सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट पर्सनल्स जो होते हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्गन्स में काम करते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आती है. क्या मतलब है, अगर हम बोलते हैं कि ये 3 ऑर्गन है भाई, तीनों अपने अपने काम है, तो क्या करेगा, आप तीनों जो अपनी अपनी अपॉइंटमेंट्स करेंगे वो हिसाब से करेंगे कि हाँ जो भी पर्सन आएगा उसकी रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो हमारे टास्क के साथ अलाइन करनी चाहिए. और अगर वो चीज़ अलाइन करेगी सो दैट विल अलाउ दैट पर्सन टू ब्रिंग इन मोर एफिशिएंसी और मोर बेटर फंक्शनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, राइट. अगर कोई पर्सन लेट्स से टेक्निकल स्किल्स में बहुत अच्छा है, सो ही वुड बी वर्किंग इन द टेक्निकल स्फीयर, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि वो पर्सन जो है मोर रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा, मोर सेंसिटिव हो जाएगा टू द स्मॉल डिटेलिंग्स ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि उसमें उसकी एक्सपर्टीज है. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो सेंस ऑफ पर्पस है या फिर सेंस ऑफ फंक्शनिंग है वो इंक्रीज हो जाती है.
सेकंड आ जाता है सेफ गार्ड द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट ही किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स समझा था, तो उसमें सबसे पहले हमने यही बात करी थी कि पॉलिटिकल लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी को हमें सस्टेन करना है तो सेपरेशन ऑफ पावर्स लाना पड़ेगा। ताकि ये डॉक्ट्रिन बोलती है कि हर एक ऑर्गन को अपने अपने स्फेयर में एक्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ लॉ होनी चाहिए रादर देन द विल ऑफ द इंडिविजुअल या फिर ऑफिशियल की विल। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ लॉ होगी मतलब जो लॉ है वो सुप्रीम है, रूल ऑफ लॉ है, रादर देन कि क्या एक ऑफिशियल चाहता है, क्या एक सिंगल पर्सन चाहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो प्रोटेक्ट होती है एक इंडिविजुअल की फ्रीडम किसी भी ट्रायनिकल या फिर एब्सोल्यूट मोनार्क से। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने थ्योरी डेवलप करी थी, क्यों? ताकि वो लिमिट कर सके एब्सोल्यूट पावर ऑफ फ्रांस की जो रूलर था। ठीक है, लुइस 14। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि एक फेयर मैनर पे जो चेक्स है वो मेंटेन किया जा सके, जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस किया जा सके, एक फेयर, एक मोर जस्ट सिस्टम ऑफ एजुडिकेशन लाया जा सके, एक चेक मेंटेन किया जा सके ताकि कोई भी अपना पावर एक्सेसीड ना करे या फिर किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को हैम्पर ना करे। एंड जुडिशरी जो है अगर ऐसा होता भी है तो जुडिशरी से प्रॉपर्ली चेक कर सके, इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन की जाती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे मेंटेन की जा सकती है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोना डील इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो 12th में बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में, क्योंकि जुडिशरी एक सर्टेन पूरा चैप्टर आ जाता है आपको, बहुत ही बड़ा, सबसे पहला चैप्टर है आपका, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट की जो सॉवरेनिटी है या फिर किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी है दैट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। सॉवरेनिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंस, राइट। तो कोई भी स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पा रहा है, ठीक है। पर अगर लेट्स जस्ट से, इसका क्लासिक एग्जांपल ले लेते हैं, परवेज मुशर्रफ, ठीक है। परवेज मुशर्रफ जी पाकिस्तान में आए, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। अब वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे एक विम्स एंड फैंसीज पॉकेट फिल करने के लिए एक सर्टेन इंडिविजुअल की जो सॉवरेनिटी थी पूरी स्टेट की वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, लोगों की नीड्स कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो अगर हमें ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है कि भाई एक हारमोनियस एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है, एक पावर फंक्शनिंग का बिटवीन थ्री ऑर्गन्स, तो इसकी वजह से हमें इसके लिए क्या ज़रूरत है? सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट कम्स डिफेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन, कि क्या इस डॉक्ट्रिन के बेसिकली कह सकते हो प्रॉब्लम्स रही हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाती है कि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर अंडर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकली स्पीकिंग एज कॉन्स्टिट्यूट बाय मॉन्टेस्क्यू। मतलब जैसे मॉन्टेस्क्यू ने बताया था ना कि भाई पार्लियामेंट है, किंग है, जुडिशरी है, तो वो जैसे तीन अलग अलग उन्होंने बता दिए, वो इतने रिजिड सेंस में नहीं था सेपरेशन ऑफ पावर। और ये जो है एवी डाइसी ने एक्सप्लेन किया है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ वीक सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कम आप देखोगे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है? जब हमने पहले भी अभी हमने डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि यूएस बहुत रिजिडली फॉलो करता है, ऑन दी अदर हैंड इंडिया एंड ब्रिटेन जो है वो बहुत ही वीक सेंस में यूज करते हैं इसको, सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि तीन ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं पर काफी ओवरलैप इन करते हैं इन नेचर। क्यों है इसका रीजन? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि क्योंकि दोनों कंट्रीज ब्रिटेन एंड इंडिया, दोनों ही कंट्रीज क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर्स को रिजिडली इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेटिव विंग है वो ओवरलैप करते हैं। कैसे? इसका एग्जांपल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं हमारे, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो लेजिस्लेचर से आ रहे हैं। लेजिस्लेचर पे पहले पॉइंट हुए हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर है, एंड देन फाइनली क्या कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट बनाते हैं। इसलिए जो है सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा रिजिड सेंस में पॉसिबल नहीं है। इसको एक्सप्लेन किया बार्नेट ने इन हिज बुक कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2005, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि ब्रिटेन हैज एन अनकोडिफाइड एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है कि आप कह सकते हो एक सिंगल, अगर आप बुक कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ब्रिटेन के अंदर, कि मच ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टैच्यूज हैं, कोर्ट जजमेंट्स है, ट्रीटीज है, और ये है सुप्रीम एंड फाइनल सोर्स ऑफ लॉ। मतलब बेसिकली क्या है कि एक सिंगल बुक नहीं कह सकते आप, है इट इज लाइक सर्टेन सेट, एक कंपाइलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जब डॉक्यूमेंट्स भी है, स्टैच्यूज भी है, कोर्ट की जजमेंट्स है, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। तो ये सब कुछ क्या है, ऑल टुगेदर बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको कौन कर सकता है चेंज? ठीक है, जो है पार्लियामेंट कर सकता है चेंज बाय ब्रिंगिंग न्यू लेजिस्लेशंस।
ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन अनरिटन सोर्सेज इंक्लूड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या होता है? ऐसी बेसिकली जब हम कोई भी कह सकते हो व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन तो कुछ अनसेड लॉज या फिर रूल्स बनाए जाते हैं, कन्वेंशंस लाई जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए, एजेंडा होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट दिस इज कन्वेंशंस। सो दीज आर अनरिटन सोर्सेज ऑफ लॉ कि हाँ भाई इन अगर हम कोई भी बेसिकली इट्स लाइक मॉरल, जैसे मॉरल होता है ना कि आपका दो इट्स नॉट रिटन बट हाँ वो एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि इंडिविजुअल की करना। सो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस भी क्या होती है? एक ऐसी अनसेड रूल्स होते हैं जो मतलब दो इज नॉट रिटन anywhere specifically or defined anywhere specifically, but yes it is something that is implied and something that is understood और वो generally apply की जाती है as a rationale while framing of the legislations, right? next comes कि जो ये तीन ऑर्गन्स हैं इनके फंक्शन जो है वो वाटर टाइट कंटेनर में आप क्लासीफाई नहीं कर सकते या फिर कंपार्टमेंटाइज नहीं कर सकते कि आपने बोल दिया कि हाँ भाई एक सिंगल ऑर्गन यही फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक दूसरा ऑर्गन यही फंक्शन परफॉर्म करेगा। इट वुड बी रॉन्ग टू से दे नॉट इंटरकनेक्टेड दो दे मोड ऑफ एक्शन में डिफर। मतलब जिस तरीके से वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है वो इज डिफरेंट, बट इट इज रॉन्ग टू से कि वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लेजिस्लेचर लॉ लाएगा तभी एग्जीक्यूटिव उसको रैपिडली इम्प्लीमेंट कर पाएगा, और जब लेजिस्लेचर इनैक्ट करेगा और एग्जीक्यूटिव क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करेगा तभी जो जुडिशरी है उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकता है। सो बेसिकली क्या क्या हो रहा है इस केस में? ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं कि लॉ बनेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तभी मतलब बेसिकली जब लॉ बनेगा तभी जुडिशरी भी क्या कहते हैं लॉ को चेक कर पाएगी, और जब एग्जीक्यूटिव का एक्शन होगा तभी जुडिशरी चेक कर पाएगी कि हाँ भाई वो एक्शन फेयर था कि नहीं और उसको इनवैलिड या फिर वैलिड कह सकती है, राइट? नेक्स्ट कम्स की जो एक्सट्रीम सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी वजह से क्या होता है? यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन हैम्पर हो जाती है, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाता एंड एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है कि एक एक्सट्रीम चेक्स एंड बैलेंसेस है, ठीक है, एक ऑर्गन है उसके जो फंक्शन है वो यूनिक है, पर दो दिस इज नॉट एक्चुअली द केस। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम बाइफर्केशन कर दो, क्योंकि जजेस जो हैं वो लॉ बना रहे हैं, प्रेसिडेंट्स बनाते हैं, एज इन द केस ऑफ केशवानंद भारती जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल आ गया था कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ये क्या था? ये एक प्रेसिडेंट ही बन गया ना। प्रेसिडेंट होता है लॉज मेड बाय द जजेस, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ये हर जगह इंप्लीमेंट होगा कि एज ए लॉ ही चलेगा, दो इट इज नॉट मेड बाय द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। जो एग्जीक्यूटिव है वो भी लॉ बनाती है, कैसे? रूल्स, बाय लॉज, रेगुलेशन जो रेगुलरली आते रहते हैं, पॉलिसी, स्कीम्स। अब ये जो पावर है हमने एग्जीक्यूटिव को क्यों दी? जस्ट इमेजिन अगर हम हर छोटे से छोटे लॉ को पार्लियामेंट में लेके जाएं कि भाई ये लॉ आना चाहिए, ये होना चाहिए, पार्लियामेंट पूरे साल भी बैठेगा तब भी लॉज नहीं बना पाएगा। इतने सारे लॉज बनते हैं, इतने सारे रेगुलेशंस आते हैं, हर एक छोटे से छोटे कमांड जो है वो एक रेगुलेशन है, जो भी लॉज लाए जा रहे हैं बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसलिए क्या है, हमने एग्जीक्यूटिव को पावर दी है कि हाँ भाई आप क्या कहते हैं अपने बेसिक डिस्क्रिप्शंस ले सकते हो। सो द लेजिस्लेचर एक्ट जुडिशली इन डिसाइडिंग द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस, कि जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में आप पढ़ोगे अपनी पॉलिटिकल साइंस, तो बेसिकली कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर वो ब्रीच होती है तो लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, या फिर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करना है कि नहीं, इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करना है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों अपनी क्या कहते हैं पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट? सो एक एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर इज हजार्डस टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए आप सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही कंप्लीट सेंस में। अब जो ये दो पॉइंट्स है ना, दिस इज सो काफ़ी सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन। पावर tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. This is a quotation that is given by John Emmerich Edward Dalberg. Very important name, one of the favorite lines or the quotations for the teachers, क्योंकि वो directly rather than saying कि what are the defects of this doctrine, they'll ask कि the power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Explain this statement in the context of separation of powers. काफी बच्चों को लगता है कि दिस इज इन फेवर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि हाँ भाई पावर है तो करप्ट होगा, एब्सोल्यूट पावर होगी तो एब्सोल्युटली करप्ट हो जाएगा पर्सन, ठीक है, विच इज नॉट द केस. दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज अगेंस्ट द इवन द रिजिड कह सकते हो आप एलिगेशन ऑफ पावर. कैसे? पावर टेंड्स टू करप्ट, मतलब अगर आप
पावर को बाइफरकेट कर रहे हो, दैट इज लीडिंग टू करप्शन। या फिर एक सिंगल पर्सन के पास पावर है, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू करप्शन। कि लेट अस से एक रूलर है, सो ही इज बेसिकली करप्ट एंड वो अपना काम वाम कर रहा है। पर अगर हम एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं किसी को, तो वो एब्सोल्यूटली करप्ट करेगा। मतलब जैसे कि अगर हमने लॉ मेकिंग पावर सिर्फ लेजिस्लेचर को दी या फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पावर सिर्फ हमने लेजिस्लेचर को दी है, ना ही एग्जीक्यूटिव कर सकता है अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही जुडिशरी कर सकता है, तो इसमें क्या होगा, लेजिस्लेचर के पास ही पावर है, तो उसके पास अपनी स्फीयर में एब्सोल्यूट पावर है, मतलब उसके साथ कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से क्या होगा, करप्शन एब्सोल्यूटली होना ही होना है। इट इज लाइक दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इफ यू अंडरस्टैंड। तो पावर टेंड्स टू करप्ट। अगर आप पावर एक सिंगल पर्सन के पास है, हाँ भाई बहुत सारी पावर्स दे रखी है, सो दैट विल करप्ट, ठीक है, वो पर्सन इज करप्ट। पर अगर आप किसी को एब्सोल्यूट पावर भी दे देते हो उसके स्पेयर में, तो दैट विल करप्ट हिम एब्सोल्यूटली। दिस इज व्हाट इज अ कोटेशन गिवन बाय जॉन एमरिच एडवर्ड डैलबर्ग। ये कौन है, ये एक हिस्टोरियन है, पॉलिटिशियन है, राइटर भी हैं। उनको कॉमनली बोला जाता है लॉर्ड एक्टन, ठीक है। इन्होंने अपनी जो ये ओपिनियन था एक्सप्रेस किया था टू अ लेटर जो उन्होंने बिशप को लिखा था, मैंडल को, इन 1887 में, ठीक है। सो बेसिकली दिस लाइन इज a very famous quote, right? Next comes separation of power in itself is a protest against power. क्या मतलब है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो आपस में ही प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई पावर दी जानी चाहिए, कितनी पावर दी जानी चाहिए, कैसे दी जानी चाहिए। पर जो ये वर्ड ऑफ पावर है ना, दैट इज रॉन्ग। बेसिकली इट कैन बी एनालाइज्ड कैसे, कि अगर हम पावर जो वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट करें फंक्शन के साथ। पावर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? जो वर्ड फंक्शन है दैट इम्प्लाइज की एक सर्विस देने की कोशिश की जा रही है, एक एटीट्यूड और सर्विस है, एक एटीट्यूड है टुवर्ड सर्विंग द स्टेट, सर्विंग द इंडिविजुअल्स, सर्विंग देयर पर्पस। पर पावर ऑन द अदर हैंड क्या है, एक फोर्स है, एक बेसिकली कह सकते हो एक इम्पोजिशन ऑन द पीपल। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर, दैट मीन्स कि हम लोग फंक्शंस को एलोकेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो पावर है ना वो बांट रहे हैं लोगों के अंदर। तो हाउ डज इट इवन मेक सेंस, चाहे एक डिक्टेटर हो चाहे 3 डिक्टेटर हो? दिस इज व्हाट is the problem. So basically separation of power is a protest against power itself. मतलब आप एक पर्सन को पावर ना देके 3 लोगों को पावर दे रहे हो, but that is not the case. The government perform actions to serve the purpose of the state and its individual through classification of function. For the different organs are created. ठीक है, बेसिकली हर एक ऑर्गन को क्रिएट इसलिए किया गया है ताकि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में फंक्शन परफॉर्म कर सके, नॉट फॉर बिकॉज दे हैव द पावर, बट बिकॉज दे हैव अ कह सकते हो एक एटीट्यूड है, या फिर दे हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सर्विंग द स्टेट एंड द पीपल बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है पावर को, कि एक पर्सन को पावर ना दी, हमने 3 लोगों को दे दी, 3 ऑर्गन्स को दे दी, राइट। सो नेक्स्ट कम्स थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन स्टेट सेंस कैन नॉट बी अप्लाइड टू कंट्रीज विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप समझते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो पार्लियामेंट है ना उसके पास सुप्रीम पावर है। और पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर क्यों होती है? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जनरली, जहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस किया जाता है, जो लोग हैं दे डायरेक्टली इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट, ठीक है। दैट मीन्स दैट दे आर नॉट इलेक्टिंग देयर प्रेसिडेंट, rather they're electing their representative. जैसे अगर आप देखोगे यूएस में इलेक्शंस होते हैं, तो यूएस में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तो इलेक्ट करते ही हैं, पर एट द सेम टाइम वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। मतलब इनडायरेक्ट, वो काफ़ी कह सकते हो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। आई वुड लव अगर आप इसको पढ़ोगे तो, पर लाइक इट्स लाइक कि वो लोग इलेक्ट फिर भी अपने प्रेसिडेंट को करते हैं, ठीक है, दे वोट फॉर द प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है, ऐसा हमारी कंट्री में हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, हम इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्ट नहीं करते। हम लोग एक गवर्नमेंट, हम एक सर्टेन रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो फाइनली चूज करते हैं कि हाँ भाई कौन सी गवर्नमेंट आएगी एंड कौन उसका प्राइम मिनिस्टर रहेगा, राइट। ऑल्दो हमें पता होता है कि जैसे बीजेपी आएगी तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज अंडरस्टूड। पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, जो लेजिस्लेचर है ना, वी अपॉइंट द लेजिस्लेचर, दैट इज एंड स्पेसिफिकली द लोकसभा, राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। बट जो लोकसभा है दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस, और लोकसभा और राज्यसभा से ही जो है हमारा एग्जीक्यूटिव विंग भी बनता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट,
ठीक है, तो बेसिकली लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है। अब तो सबसे पहला इसमें क्या डिफेक्ट्स आ गए, सबसे पहला डिफेक्ट ये है कि कोई क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को नहीं मिलता इन द केस ऑफ ब्रिटेन, जिसके ऊपर बेसिकली पूरा थ्योरी ही बना दी मॉन्टेस्क्यू ने कि हाँ भाई यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, पर इन एक्चुअल सेंस सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिलता हमें। सेकेंड थिंग इसके हम वाटर टाइट कंटेनर्स में फंक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड इसकी अगर हम ऐसा करते हैं तो यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन में लैग देखने को मिलेगा एंड स्मूथ एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हो पाएगा, डेडलॉक बन जाएगा। थर्ड इज कि अगर हम एब्सोल्यूट पावर दे देंगे दैट विल करप्ट द पर्सन एब्सोल्यूटली। फोर्थ, separation of power in itself is a protest against power and it should rather be substituted with the word of function. Fifth or fourth, whatever the point is, ये बेसिकली बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये जो स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दैट कैन नॉट बी इम्प्लाइड. Next, very important point that you need to mention is कि with the growth of executive organ as a welfare state, बेसिकली क्या हो रहा है, अब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है. हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था ना, टोटलिटेरियन स्टेट, वेलफेयर स्टेट्स वगैरह. तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है, मोर एंड मोर एक्शन एंड सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट. कि जो गवर्नमेंट है मोर ज़्यादा लेवल पे जाके हेल्थ, एजुकेशन, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन वगैरह पे वर्क कर रही है. तो इसमें क्या हो रहा है, जो पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव विंग है, जो एक्शंस परफॉर्म कर रही है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कर रही है, उसकी पावर इंक्रीज होती जा रही है. सो दैट मेक्स इट अ मल्टी फंक्शनल ऑर्गन. तो मतलब आप कह सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ एक एरिया में लिमिटेड नहीं है, वो मल्टीपल जगह अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेट भी कर रहा है, जुडिशियल जुरिस्डिक्शन भी एक्सरसाइज कर रहा है, अपना एग्जीक्यूटिव का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो मॉन्टेस्क्यू ने इन्विजन किया था वो ये था कि भाई तीनों ऑर्गन इक्वल रहेंगे एंड इंडिपेंडेंट रहेंगे इन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. इनफैक्ट बार्कर ने तो एक्सप्लेन किया है कि हम लोग बोलते हैं कि जो 18th सेंचुरी था उसका फीचर क्या था, ग्रोथ इन द लेजिस्लेटिव ऑर्गन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैबिनेट सिस्टम. क्या मतलब है कि जब 18th सेंचुरी के टाइम पे देखा था ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, यूएस में हो रहा है, ठीक है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में एक कह सकते हो आ रहा है कि नेशन स्टेट बनने चाहिए, लॉ आना चाहिए, वी शुड मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसमें क्या लेजिस्लेटिव ऑर्गन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी इन द 18th सेंचुरी. पर जैसे जैसे एक्सटेंशन ऑफ राइट्स हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन देखने को मिल रहा है. एंड दिस इज द नोटेबल फीचर ऑफ द 20th सेंचुरी. ठीक है, तो दिस इज व्हाट बार्कर हैज एक्सप्लेन्ड. ठीक है, तो अगर आपको आ जाता है एडवांटेजेस तो आप एडवांटेजेस लिखोगे, डिसएडवांटेजेस आ जाता है तो आप डिसएडवांटेजेस लिखोगे इस डॉक्ट्रिन की, राइट. ये तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर्स इन प्रैक्टिस. इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि कैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो एक स्टेट प्रैक्टिस करती है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या ओवरलैप ऑफ पावर्स होगी, कैसे पावर्स फंक्शन करेगी, क्या सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम वो फॉलो करेंगे, वो वैरी करेगा. इसमें हम 3 केसेस देखेंगे, ब्रिटेन, यूएस, इंडिया. ठीक है, तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो क्या मैंने बोला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अब जहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने अडॉप्ट किया है फ्यूजन ऑफ पावर रादर देन सेपरेशन ऑफ पावर. फ्यूजन ऑफ पावर मतलब क्या, कि जो 3 ऑर्गन्स हैं दे विल एग्जिस्ट बट दे विल कलेक्टिवली एग्जिस्ट. ठीक है, मतलब तीनों ऑर्गन एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली ऐसे एज अ फंक्शन करेंगे. तीनों जो ऑर्गन्स है दे विल बी ओवरलैपिंग विद ईच अदर, राइट. तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि 3 जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो है एग्जीक्यूटिव हेड दैट इज द ब्रिटिश मोनार्क, द लेजिस्लेटिव कंप्राइजेस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स. हाउस ऑफ कॉमन्स आर द वंस दैट आर डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, लाइक हाउस ऑफ पीपल इन इंडिया. ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज लाइक द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, राइट, द अपर हाउस ऑफ द राज्यसभा. एंड देन इज देयर इज अ जुडिशरी. ठीक है, तो 3 ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे. 3 ऑर्गन को समझते हैं. एग्जीक्यूटिव में क्या है, जो ब्रिटिश क्वीन है, ऑफ कोर्स नाउ इट्स ब्रिटिश किंग, ठीक है, इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड डिवॉइड ऑफ पॉलिटिकल पावर. मतलब नॉमिनली तो वही हेड है पूरे गवर्नमेंट का. जैसे इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, बट द रियल नॉमिनल इज लाइक सिर्फ नाम का, रियल वन इज द प्राइम मिनिस्टर. सो इन दिस केस ऑल्सो वो जो अपना ऑफिस होल्ड कर रही है बाय हेरिडिटरी सक्सेशन. She is holding her office by hereditary of succession. ठीक है, basically just because she is born in that family, she will hold that particular office, right?
पर जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो दी गई है टू प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड जो क्वीन है, वो जो किंग है, जो भी मोनार्क है, ही विल एक्सरसाइज द power on the basis of the advice that is given by the council of ministers, and that is majorly binding as in the case of India। मतलब जो प्रेसिडेंट भी है उसको पावर दी गई है, उसकी एसेंट के बिना कुछ भी लॉ नहीं बन सकता, पर जो भी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा वो बाइंडिंग अपॉन हो जाता है ऑन द क्वीन, और सॉरी द प्रेसिडेंट, राइट। नेक्स्ट कम्स द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन है? हाउस ऑफ कॉमन्स, दैट इज लाइक लोकसभा इन इंडिया, एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दैट इज द राज्यसभा लाइक इन इंडिया। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में 2 हाउसेज हैं जिनका काम क्या है? लॉ बनाना, वर्क ऑफ गवर्नमेंट को चेक करना, स्क्रूटनाइज करना ना, कि मतलब डिबेट्स करना इन द पार्लियामेंट, सिटिंग इन द पार्लियामेंट की गवर्नमेंट का देखो ये एक्शन नहीं है सही, या फिर ये नहीं है। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, एंड ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कितनी बार बता दिया है पहले भी। तो बेसिकली अगर इसको एक जिस्ट देना चाहूँ मैं, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब एक दूसरे के साथ यूनाइटेडली खड़े होते हैं, एंड इट इज बिलीव्ड कि ये सब जो एक्शंस लेते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, सो दे आर कलेक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एक्शन। तो अगर किसी भी एक पर्सन के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू किया जाता है, दैट वुड मीन कि पूरा जो काउंसिल है वो फॉल आउट कर जाएगा। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट वुड बी डिस्ट्रप्टेड। ठीक है, और ये लोग तब तक ऑफिस में रहते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ फिक्स्ड टेन्योर, बट तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक ये लोग, इनका कॉन्फिडेंस जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में रहता है। मतलब इनकी जो मेजोरिटी है दैट इज देयर इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। दे मेक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशंस। ठीक है, मतलब जितने भी लेजिस्लेशंस का काम है, लॉ वगैरह को पास करना है, वो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट करती है। साथ में अपने जुडिशियल फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं? मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड और ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स हैं, काफ़ी बार ओवरलैप करते हैं इनके। हाउस ऑफ कॉमन ऑल्सो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है? इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इट्स ओन प्रिविलेजेस। ठीक है, मतलब कि अगर कोई सर्टेन इंडिविजुअल अपनी प्रिविलेजेस को ब्रीच कर रहा है तो उसको क्या इम्पीच करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है? जजमेंट लग रहा है ना, रैशनल लग रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हमने क्या देखा कि जो लेजिस्लेचर है दैट इज ऑल्सो द पार्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, साथ में जुडिशरी का भी काम कर रहा है। तो ये क्या है? इंटरमिक्स्ड ऑर्गन सॉर्ट ऑफ है, राइट। अब जुडिशरी, इसको समझना काफी बार डिफिकल्ट हो जाता है काफी सारे लोगों के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट नहीं था। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जो यूके है वो अभी सुप्रीम कोर्ट है, एंड इज रिलेटिवली न्यू, जो स्टैब्लिश हुआ था इन अक्टूबर 2009। मतलब अक्टूबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका एक्ट कब लाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 में ये लॉ को पास किया, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट कब से इस्टेब्लिश हुआ? अक्टूबर 2009। इंपॉर्टेंट डेट्स। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनको बोला जाता है जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रिवी काउंसिलर्स। ठीक है, एंड जो यहाँ के जो जजेस होते हैं उनको टाइटल दिया जाता है लॉर्ड और लेडी। ये इंडिया में भी है। ठीक है, फॉर लाइफ, मतलब उनके पूरी लाइफ में उनको लॉर्ड एंड लेडी बुलाया जाएगा, राइट। अब जब ये इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं एग्जिस्ट करता था, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या था? अपील क्या होती है? अगर आपको कोई लेजिस्लेटिव को लगता है कि नहीं भाई, ये जो लोअर कोर्ट्स हैं इन्होंने मेरी जजमेंट सही से नहीं सुनी, तो ये मेक एन अपील, मतलब आप दोबारा से कहते हो कि एक बार मेरा केस दोबारा सुना जाए। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट येस, तो सुप्रीम कोर्ट अभी जैसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है यहाँ पे, पर पहले क्या होता था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ एपिलेट कमिटी एक बैठती थी। ठीक है, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड्स मेंबर्स थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? देखो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का पार्ट है, पर इट्स लाइक राज्यसभा। वहाँ के जो लोग हैं उनको लॉर्ड्स बोला जाता था, जो इस कमिटी के पार्ट थे। ठीक है, और formally the law lords were the final arbitrator of judicial disputes in Britain, sat simultaneously in House of Lords, the upper house of the legislature। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि legislature and जो judiciary है वो overlap कर रही है, intermingle कर रही है। This arrangement ceased in 2009 अक्टूबर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया था तब। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इतना तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया था 2005, उससे पहले तक क्या था? जो लॉर्ड चांसलर था, ही वाज द हेड ऑफ
जुडिशरी इन ब्रिटेन। देखो लॉर्ड वर्ड आ गया, मतलब ये कहाँ से है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर है। अब जो ये चांसलर था ये कौन था, ये एक ऐसा पर्सन था जो लिटरली फ्यूज करता था पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की। क्यों? क्योंकि ये हेड ऑफ जुडिशरी था पूरे ब्रिटेन का, लॉर्ड चांसलर। अब जो लॉर्ड चांसलर था, ही वॉज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक्स ऑफिशियो मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट बिकॉज कोई पर्सन, इसका मतलब सिंपल सा ही होता है बाय द वर्च्यू ऑफ का, कि अगर कोई पर्सन लॉर्ड चांसलर है तो ही वुड ऑल्सो बी द हाउस ऑफ द, ही वुड ऑल्सो बी द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इंडिया में भी ऐसा होता है। इंडिया में ऐसा होता है कि जो हमारे स्पीकर ऑफ राज्यसभा होते हैं, जैसे अभी कौन है, कमेंट डाउन करो, ठीक है। ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो, सॉरी लाइक बेसिकली वो जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है एज ए स्पीकर, वही पर्सन जो हमारे कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमारी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है फिर एक्स ऑफिशियो स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन है, कमेंट डाउन इन द बिलो, ठीक है। सो एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी है जो कैबिनेट में बैठ रहा है। सो बेसिकली क्या कर रहा है ये, ही इज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, ही इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, साथ में क्या है, गवर्नमेंट मिनिस्टर है, क्योंकि भाई लॉर्ड का पार्ट है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। तो ये कैबिनेट में बैठ रहा है, कैबिनेट मतलब एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली लेजिस्लेचर, सॉरी जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड वॉज ए हेड ऑफ लॉर्ड चांसलर्स डिपार्टमेंट। ये इसका डिपार्टमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये 2005 का रिफॉर्म एक्ट लाया गया तो लॉर्ड चांसलर का जो डिपार्टमेंट था इसको रिप्लेस किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। मतलब ये जुडिशरी आ गया यहाँ पे, ठीक है। फाइनली एक जुडिशरी ऑर्गन क्रिएट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, लॉर्ड चांसलर डिपार्टमेंट को हटा कर। रिमेंबर, तो बेसिकली जो लॉर्ड चांसलर जब भी आ रहा है तो क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ पावर हो रही है, कि इज द एक्स ऑफिशियल स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इज द मिनिस्टर इन द कैबिनेट, ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ जुडिशरी, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो हेड्स द लॉर्ड चांसलर्स डिपार्टमेंट, जो सारे कोर्ट्स, जस्टिस सिस्टम, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को देखता है। साथ में ही सैट एज अ जज ऑन द जुडिशियल कमिटी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो जुडिशियल कमिटी बैठती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, ठीक है, वहाँ पे एज अ जज बैठता है, जो हाईएस्ट डोमेस्टिक कोर्ट है इंटायर यूनाइटेड किंगडम में। साथ में जो जुडिशियल कमिटी है ऑफ प्रिवेसी काउंसिल, उसमें भी बैठता है, जो सीनियर ट्राइब्यूनल है ऑफ फॉर द पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। बेसिकली ये दो कोर्ट्स हैं जहाँ पे ये बैठते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जुडिशियल कमिटी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवेसी काउंसिल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, प्रिवेसी काउंसिल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बेसिकली जुडिशियल कमिटी है उनकी, राइट। एक ट्राइब्यूनल है, एक जो है वो हाईएस्ट डोमेस्टिक कोर्ट है यूनाइटेड किंगडम का, एक जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज का है, ध्यान रखना है चीज़, राइट। तो लॉर्ड चांसलर जुडिशरी का भी पार्ट है, लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, और साथ में हेड भी है जो चांसलर्स डिपार्टमेंट का, जो बाद में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बन जाती है। अब क्या होता है, जब 2005 का एक्ट आता है तो लॉर्ड चांसलर को स्पीकर ऑफ लॉर्ड, जो ये ना एक्स ऑफिशियल स्पीकर, ये हटा दिया जाता है। मतलब क्या किया गया है, स्ट्रिप ऑफ क्या किया गया है, लेजिस्लेटिव पावर। साथ में इसको रिप्लेस किया जाता है लॉर्ड स्पीकर। तो बेसिकली लॉर्ड स्पीकर, लॉर्ड हाउस, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का स्पीकर है उसको लॉर्ड स्पीकर बोलने लग गए। साथ में जो लॉर्ड चीफ जस्टिस है ना, इज नाउ द हेड ऑफ जुडिशरी। जो हेड ऑफ जुडिशरी था ना, रिमूव कर दिया। तो बेसिकली अब कौन आ गया, लॉर्ड चीफ जस्टिस। तो बेसिकली लॉर्ड चीफ जस्टिस आ गया, यहाँ पे लॉर्ड स्पीकर आ गया। एंड द लॉर्ड चांसलर इज नो लॉन्गर सिट एज अ जज। तो मतलब इन जो कमिटीज में था, जुडिशियल कमिटी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवेसी काउंसिल का जो पार्ट था, ये यहाँ से हट गया। Therefore, the legislative function is now vested with the Lord Speaker and the judicial function is vested with the Lord Chief Justice. मतलब जो लॉर्ड चीफ जस्टिस है वो बैठेगा जुडिशियल कमिटी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवेसी काउंसिल में। जो लॉर्ड चांसलर का डिपार्टमेंट है इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फाइनली द लॉर्ड चांसलर इज करंटली सर्व्स एज अ पोजिशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ जस्टिस, ठीक है, फॉर जस्टिस। तो मतलब उसकी पोजीशन अब क्या हो गई है, लॉर्ड ऑफ चांसलर सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर जस्टिस। तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, और कैसे थोड़ी फ्यूजन ऑफ पावर को कम किया है। पहले अगर हम बोलेंगे लॉर्ड चांसलर इज लिटरली अ सिंबल ऑफ फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द केस ऑफ ब्रिटिश।
ओके, तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर द जुडिशियल ऑर्गन, एंड जो कांग्रेस है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। जो कांग्रेस है इन दिस कंट्री इज़ लाइक द पार्लियामेंट इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इनको कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस के अंदर दो हाउसेज हैं, सीनेट दैट इज़ द अपर हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इज़ द लोअर हाउस। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लोगों ने इलेक्ट किए हैं इनको डायरेक्टली। सीनेट आर जनरली थ्रू अपॉइंटमेंट्स एंड उनका एक अलग सिस्टम रहता है, राइट। तो सीनेट इज़ लाइक द राज्यसभा ऑफ इंडिया एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज लाइक द लोकसभा, ठीक है। अब जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, मैंने बताया था बेस्ट एग्जाम्पल पाती है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, मॉन्टेस्क्यू को, राइट। अब जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं है कि पावर ऑट टू बी सेपरेटेड या फिर शेयर्ड। वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ बाइफरकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर। लेजिस्लेटिव पावर कांग्रेस को दी है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को दी है एंड जुडिशियल पावर कोर्ट को दी है। ध्यान रखना, पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी ये सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन को मेंशन नहीं करता, इट सिंपली डिस्ट्रीब्यूट्स दी पावर, राइट। अब जो बात यहाँ पे आती है ये है कि द वाइल अप्रोप्रिएशन ऑफ द लायंस शेयर power to one organ, the constitution gave smaller slices to each other organ। इसका मतलब ये है कि जब अप्रोप्रिएशन हो रहा था, मतलब जब हम लोग एलोकेट कर रहे थे पावर्स अलग अलग ऑर्गन्स को, तो सबसे बड़ा लायन शेयर इज लाइक द बिगर पोर्शन ऑफ एनीथिंग। तो वो पावर एक ऑर्गन को दी गई, दैट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, और कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी स्मॉलर शेयर्स ऑफ और या फिर स्लाइसेस ऑफ पावर बाकी ऑर्गन को दी गई। वो वन ऑर्गन कौन सा था, लेजिस्लेचर। क्यों था, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड दैट इज द रीजन दे आर गिवन द मोस्ट पावर टू लाइक अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या एक लायन शेयर ऑफ पावर है, राइट। और जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, दे वांटेड कि एक लिमिटेड कंट्रोल एंड डिफ्यूज्ड सेंस में, डिफ्यूज मतलब कह सकते हो फैलाना किसी चीज़ को, तो पावर जो है वो डिफ्यूज हो जानी चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड सेंस में, कंट्रोल्ड मैनर में हो, ताकि कॉन्सेंट्रेशन ना हो पाए किसी पावर का, जिसकी वजह से अब्यूज़ ऑफ पावर अल्टीमेटली होता है ना। तो ये सारी चीज़ें ना हो पाए, इसलिए इन्होंने काफ़ी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी पावर्स। अब हम तीनों ऑर्गन्स को समझेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में मैंने आपको बताया कि यूएस कांग्रेस रहती है, जहाँ पे दो हाउसेज हैं, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कांग्रेस के पास क्या पावर है, लॉ मेकिंग पावर, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कांग्रेस क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है, इसलिए इसको ये पावर दी गई है डेमोक्रेसी के उस पर, राइट। तो अब जो मेंबर ऑफ सीनेट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 6 साल के लिए होते हैं एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 2 साल के लिए होते हैं। यू नीड टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन कोई भी बिल जो पास होता है लेजिस्लेचर में, एक्सेप्ट मनी बिल्स, आर सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशन एंड वीटो ऑफ द प्रेजिडेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बिल लेजिस्लेचर पास करता है, कांग्रेस पास करती है, तो वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रैटिफाई कर सकता है, रैटिफाई मतलब कि चेक कर सकता है, ठीक है, या फिर वीटो कर सकता है कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल सही नहीं है, तो चेक इट अगेन, राइट। वो वापस भेज सकता है पार्लियामेंट के कांग्रेस के अंदर, राइट। अब जो मनी बिल्स होते हैं वो एक एक्सेप्शन रहती है, मनी बिल्स को प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा रीज़न मैंने आपको आई गेस पहले भी बताया था, जब हमने इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे कि क्यों इंडिया में भी कोई भी बिल अगर लेजिस्लेचर पास करती है तो मनी बिल लाइक उसको राज्यसभा या फिर प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मनी बिल है इज़ लाइक द फाइनेंशियल कह सकते हो एक बहुत मेजर बिल हो जाता है, जिसमें डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स ने, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, इसलिए सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है उनको पावर दी गई कि आप बैठ के मनी बिल बनाओ, और प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि अब इस मनी बिल को मतलब वीटो कर दो या फिर रैटिफिकेशन करो इसकी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन कम्स सीनेट शेयर्स द प्रेसिडेंट, सीनेट शेयर्स द Next comes the Senate shares with the President his power to make appointments, declare war and ratify treaties। अब देखो लेजिस्लेचर पे ध्यान कौन रख रहा है, एग्जीक्यूटिव दैट इज द प्रेसिडेंट बाय चेकिंग द बिल्स और वीटोइंग द बिल्स। सीनेट क्या है, प्रेसिडेंट पे ध्यान रख रही है। कैसे रख रही है कि पावर टू मेक अपॉइंटमेंट जो है, कोई भी अगर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, जैसे हमारी कंट्री में भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, राइट। तो वैसे ही प्रेसिडेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करेगा किसी भी पोजीशन की,
तो वो पहले सीनेट के साथ डिस्कस करेगा। डिक्लेयर अगर कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन डिक्लेयर करी जाती है तो सीनेट से डिस्कस करके इम्पोज की जाएगी। कोई भी ट्रीटी को रैटिफाई करना है, चाहे वो विद इन हो कंट्री के या फिर इंटरनेशनल हो, तो उसको कौन करेगा? सीनेट करेगा, राइट। तो कांग्रेस जो है वो कैसे ऐड कर रही है अपनी जुडिशियल कैपेसिटी पे कि भाई हाँ हम इम्पीच कर देंगे प्रेसिडेंट को या फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस को। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कांग्रेस है वो चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करके रख रही है ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल ऑर्गन, राइट। अब जो यूएस कांग्रेस है उसने डेलीगेट किया लॉ मेकिंग पावर टू द एग्जीक्यूटिव आफ्टर लेइंग डाउन द लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स। मतलब कि एक बार जब कांग्रेस ने पूरा एक लॉ या फिर कोई लीगल पर्सपेक्टिव या फिर लीगल पॉलिसी लाई, ठीक है, उसने अप्रूव करी, बिल से वो लॉ बन गया, तो अब उसके नीचे जो आगे लॉ डेलीगेट्स जो करना है ना आगे का थोड़ा बहुत कि आपको ऑन ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो वो पावर किसको दी गई है? टू द एग्जीक्यूटिव, दैट इज द प्रेसिडेंट एंड द ब्यूरोक्रेट्स, राइट। द कांग्रेस कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये डिफरेंट पॉइंट है इंडिया से, राइट। ये थोड़ा ध्यान से रखना बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में है, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो कांग्रेस कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट। इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता, हमारे केस में पार्लियामेंट डिजॉल्व किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, पर यहाँ पे कांग्रेस कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट। There are provisions in the constitution to override veto power of the president by special majority in the legislature. एक और पावर दी गई है, अगर कभी प्रेसिडेंट क्या कहते हैं वीटो दे देता है बिल को कि भाई आई वुड नॉट अप्रूव दिस बिल, आई डोंट फाइंड दिस वर्दी एंड यू नीड टू रीचेक इट, तो अगर आप लेजिस्लेचर में दैट इज इन द कांग्रेस अगर आप स्पेशल मेजोरिटी एक्सेस कर लेते हो बाय द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, देन यू हैव द पावर टू ओवरराइड, मतलब उसको सर पास करके एंड डायरेक्टली उसको लॉ बना सकते हो विदाउट प्रेसिडेंट्स नीड, राइट। तो लेजिस्लेचर को एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पावर दी गई है यहाँ वाले सेक्शन में, क्योंकि कांग्रेस डिसमिस नहीं हो सकती, ओवरराइड कर सकती है वीटो, अपनी जुडिशियल कैपेसिटी से इम्पीचमेंट कर सकती है प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट की। जो सीनेट है वो मेजर अपॉइंटमेंट्स, वॉर लाइक सिचुएशन, ट्रीटीज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जो लेजिस्लेचर है उस अगर कोई बिल आता है तो एक्सेप्ट मनी बिल, तो उसको रैटिफिकेशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट या की, राइट। दिस इज फ्यू थिंग्स अबाउट द लेजिस्लेचर। नाउ कम्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो इलेक्टेड बाय पीपल होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वहाँ की कंट्री में डायरेक्टली इलेक्टेड होता है अनलाइक इंडिया, और वो 4 साल के लिए पावर में रहते हैं, राइट। The president receives his share of power to recommend measures, to summon Congress in the special sessions and to veto bills. क्या मतलब है? बेसिकली जब प्रेसिडेंट कोई भी उसकी पावर जो मिलती है, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, कोई भी रिकमेंड कर सकता है मेजर्स वगैरह, कांग्रेस को बुला सकता है फॉर स्पेशल सेशंस, ठीक है, एंड वीटो कर सकता है कोई भी बिल को एक्सेप्ट ऑफ कोर्स मनी बिल। जो प्रेसिडेंट है उसको पावर दी गई है टू अपॉइंट एनी पर्सन, अपॉइंटमेंट्स वगैरह की, पर वो रैटिफाई की जाएंगी बाय सीनेट, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट करता है सेक्रेटरीज विद द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब कांग्रेस के अप्रूवल के साथ वो सेक्रेटरीज अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राइट। नाउ the president and the secretaries are not the members of legislature, that is Congress, and do not take part in the legislative deliberations or in voting bills. ध्यान रखना है चीज, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, दे आर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, राइट। तो क्योंकि अब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है तो वो लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशंस मतलब कांग्रेस की सेशंस में, उनकी वोटिंग में, उनके डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, नेशनल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगा, रिकमेंडेशंस देगा, कांग्रेस को स्पेशल सेशंस के लिए बुला सकता है, कोई भी बिल अगर उसे लगता है कि नहीं दिस इज़ नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, देन इट कैन वीटो इट, ठीक है। मिलिट्री ट्रूप्स को मोबिलाइज करता है, जितनी भी आर्मी आर्म्ड फोर्सेज होती है कंट्री की, वो सब कुछ कौन देखता है, प्रेसिडेंट देखता है, राइट। कोई भी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, सो हु कैन डिक्लेयर इट, ओनली द प्रेसिडेंट, राइट। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर, बट उसको अप्रूवल चाहिए होगा बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। अगेन ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को ध्यान में रखते हुए किया है, बट इट्स द प्रेसिडेंट हु विल अल्टीमेटली डिक्लेयर द वॉर लाइक सिचुएशन। द प्रेसिडेंट्स पॉलिसी एंड ट्रीटीज मेकिंग डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशन बाय सीनेट। जैसे हमने बताया था, सीनेट बहुत ज़्यादा चेक रखता है ऑन द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो इंटरवीन कर सकता है इन द बिजनेस ऑफ कोर्ट, मतलब उनको पावर ऑफ पार्डन होती है ना, हमने इंडिया के केस में भी देखोगे, तो अगर कोई भी सर्टेन पर्सन है, लेट्स जस्ट से प्रेसिडेंट को लगता है कि ऑल्दो इज लाइक अक्यूज्ड, ठीक है, ही इज़ फाउंड गिल्टी एक्चुअली,
कि अगर कोई पर्सन है जिसने सर्टेन कोई क्राइम किया है एंड ही इज़ फाउंड गिल्टी एंड उसको सेंटेंस की जा रही है, सो द प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू पार्डन दैट पर्सन, मतलब माफ़ कर सकते हैं उसको और उसको या तो सज़ा कम कर सकते हैं या तो दे कैन लाइक बेसिकली कोई और सज़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं ये वाली सज़ा इसके लिए नहीं है, इसके लिए हम ये कर सकते हैं, राइट. सो द प्रेजिडेंट हैज़ द पावर इन फॉर ऑल दी ऑफेंसेस, कोई भी ऑफेंस हुआ हो एक्सेप्ट ट्रीजन. ट्रीजन होता है जब गद्दारी करते हो आप अपने देश के साथ. सो इट्स लाइक यू कैन नॉट बिट्रे योर कंट्री. उस केस में कोई भी पावर ऑफ पार्डन नहीं दी गई है टू द प्रेजिडेंट, पर उसके अलावा बिजनेस ऑफ कोर्ट में इंटरवीन करके वो किसी के भी ऑफेंस हटा सकते हैं. So thus the system works on the principle of separation of powers and checks and balances, right? Now neither the president is responsible to the Congress nor the Congress is responsible to the president. ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. This is a very important statement. And why is that so? President जो काम करेगा, it does not have to like be कि oh I have to be responsible to the Congress. क्यों? क्योंकि जो president है is also directly appointed by the people in this case, right? In case of United States of America, Congress जो है वो भी क्योंकि directly elected by people है, इसलिए president को उसको responsible नहीं होता. लोग दोनों individually काम करते हैं, एक दूसरे पे सिर्फ और सिर्फ ये checks and balances रखते हैं. That is it. Otherwise both are not responsible to each other. Remember this point very clearly. Next comes judiciary. जुडिशरी में क्या आ जाते हैं? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. क्यों? ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन किया जा सके. अब उसको रेटिफाई कौन करेगा? जो भी नॉमिनेशंस है प्रेसिडेंट की, सीनेट करेगा, ठीक है. तो बेसिकली 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व है. सुप्रीम कोर्ट मतलब दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी. President means we're talking about the executive, and Senate means we're talking about the legislature, right? The US Supreme Court has the power under Constitution to declare any act or action of the legislature or executive as void. ठीक है, ये तो सबको पता ही है, राइट? कोई भी एक्ट कर रहा है, फिर कोई एक्शन उसको लगता है कि इज नॉट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है. इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस सीनेट में रिफ्यूज टू रैटिफाई द चॉइस मेड बाय द प्रेसिडेंट. अब लेट्स जस्ट से प्रेसिडेंट ने बोला कि दिस XYZ पर्सन नीड्स टू बी द सुप्रीम कोर्ट जज, देन सीनेट, इफ सीनेट फाइंड्स हिम कि नो ही इज नॉट वर्दी ऑफ दैट पोजीशन, द सीनेट में रिफ्यूज टू रैटिफाई दिस choice of the president, and that person would not become the judge in the Supreme Court. Remember this thing. So Senate has a very influential role. On the other hand, अब Supreme Court जो है has the power of judicial review. ठीक है, judicial review as I said कि he can make sure checks रख सकता है on the legislature and executive organ पे, एग्जामिन कर सकता है कोई भी लॉ जो कांग्रेस ने पास किया है, एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को जो इशू किए गए हैं प्रेसिडेंट के, एंड डिक्लेयर कर सकता है नल एंड वॉइड इफ इट कॉन्ट्रीवीन्स विद द प्रोविजंस ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा US का पूरा खत्म हो जाता है. जस्ट नीड टू रिमेंबर यहाँ पे लेजिस्लेचर बहुत पावरफुल है, इंडिया से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर है, एंड जुडिशरी इंडिया के लेवल पे ही है ऑलमोस्ट. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्योंकि इसलिए पावर दी गई है क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी एक्चुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ही होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस होते हैं. सो दिस इज़ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए प्रेसिडेंट के पास कंपेरेटिवली इंडिया से ज़्यादा पावर है. सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर में कौन आ जाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा. एग्जीक्यूटिव में कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. जुडिशरी में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि राज्यसभा या फिर लोकसभा से ही डायरेक्टली कौन निकल के आता है? प्राइम मिनिस्टर. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. मतलब जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं ना, अभी हमारा करंट स्पीकर कौन है बता दो. ठीक है, तो राज्यसभा में वैसे ही प्राइम, वहाँ का जो चेयरमैन होता है इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर. ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा हमारी कंट्री का, वही एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा. एंड जो प्रेसिडेंट है इज अपॉइंटेड बाय बोथ राज्यसभा, लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, राइट. तो ये क्या है? बेसिकली चेक का सिस्टम बैठ रहा है यहाँ पे. ठीक है, कि हाँ सब कुछ अपॉइंटमेंट्स देख देख के हो रही हैं. नाउ अब एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो प्राइम मिनिस्टर है इज द मेंबर ऑफ लोकसभा,
वाइस प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये क्या हो रहा है, ओवरलैप देखने को मिल रहा है। जो मैं आपसे बात कर रही थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काफ़ी इंगेज रहते हैं। जुडिशरी को हमारी कंट्री ने बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा है ताकि एक फेयर मैनर में चेकिंग हो सके इनकी, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सारे अलग रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट इनकी कौन करता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ही करता है, पर वी हैव एन सर्टेन हैव एन ऑटोनॉमी, राइट। तो आप समझते हैं इंडियाज गवर्निंग सिस्टम इज ब्रॉडली सिमिलर टू ब्रिटेन, जहाँ पे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं। अब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो आर्टिकल 79 है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम एज एन MCQ, ठीक है, कि उसमें क्या स्टेटेड है। सो आर्टिकल 79 बोलता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, 2 हाउसेज दैट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। एक चीज ध्यान रखना, हमने अभी यूएस का केस देखा था, वहां पे क्या था कि जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरीज हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। पर ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 79 इज स्टेटिंग इटसेल्फ कि कैसे पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव बहुत क्लोजली लिंक्ड है। इसलिए जो पार्लियामेंट है उसका पार्ट कौन है, प्रेसिडेंट है और 2 हाउसेज हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को क्या है, राज्यसभा। हाउस ऑफ पीपल क्या है, लोकसभा। Constitution has not adopted the doctrine of separation of power in the strictest sense. Nevertheless, the Constitution of India has sufficiently differentiated the essential features of the organ, and no organ shall assume itself what essentially belongs to the other. क्या मतलब है कि 2 हम लोग स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में फॉलो नहीं करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने सफिशिएंटली, जितना जरूरी था, सारे एसेंशियल फंक्शंस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। और कोई भी ऑर्गन दूसरे के ऑर्गन का काम नहीं एज्यूम कर सकता कि हाँ भाई ये तो मेरा काम है, राइट। तो अब लेट्स डिस्कस ईच ऑर्गन। एग्जीक्यूटिव में हमारी कंट्री में देखना 2 चीजें आ जाती हैं, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर बेटर विद द केस ऑफ यूएस एज वेल। अब देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम का, जैसे हमने ब्रिटेन के केस में देखा था, वहां पे क्या हो जाता है, वहां का जो मोनार्क है, राइट, क्वीन और द किंग, तो वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब सिर्फ नाम क्या है। द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, रियल हेड कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि जितने भी डिसीजंस प्रेसिडेंट लेगा वो एड एंड एडवाइस पे लेगा ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेता without basically discussing it with the prime minister and his council or cabinet of ministers, right? यूएस के केस में क्या होता है, यूएस के केस में प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड प्रेसिडेंट इटसेल्फ इज द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हट जाती है, वहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट क्या है, एक्सरसाइज करता है अपनी पावर, अपने फंक्शंस, बट एट द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ती है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इज एन अपॉइंटमेंट डन पोजिशन, ठीक है। सो इस, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज लाइक you can say is a representative of people and his council of ministers or also the representative of people, that's the reason they're given more power and more functions and more sort of like binding aid and advice given, like they're given the power to make binding aid and advices to the president, right? अब जो president है वो कैसे elect होगा, एक electoral college बैठता है। कैसे बैठता है देखो, ध्यान रखना, बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों आएंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, जितने भी मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज है ना, सारी लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स आएंगे एंड दे विल कलेक्टिवली अपॉइंट द प्रेसिडेंट। ये लोग वोटिंग होते हैं इनकी प्रॉपर। तो दिस इज द इलेक्टोरल कॉलेज। यू नीड टू रिमेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी होती हैं, एमएलएज भी जाते हैं इसमें, राइट। एंड हमारी कंट्री में कितने साल का रहता है, 5 years का टर्म रहता है। देखो, इन द केस ऑफ ब्रिटेन, वहां पे तो क्योंकि मोनार्क है तो जब तक वो जिंदा है तब तक है, अदरवाइज लाइक द नेक्स्ट then the position shifts to the next person by hereditary, right? Then in the case of US it's for 4 years, but in India it is for 5 years. अब जो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हम ये डिस्कस करते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास वाइड लेजिस्लेटिव पावर्स है टू इशू ऑर्डिनेंस इन द इमीडिएट एक्शन, ठीक है। हमने ऑर्डिनेंस की बात करी थी पहले इन चैप्टर नंबर 2, तो उसमें क्या था कि हाँ, अगर कभी सेशन में नहीं है लेट अस से पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट एक लॉ बना सकता है, टेम्परेरी लॉ कह सकते हो, बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द
प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑर्डिनेंस जो इशू किया जाएगा उसका फोर्स एंड इफेक्ट बिल्कुल एक लॉ के जैसा ही होगा जैसे कोई पार्लियामेंट रिलीज करता है। President has the power to dissolve the House of People. As I said, this is very different from the case of US जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती कांग्रेस को डिसॉल्व करने की, पर यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ऑफ कोर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, बट किससे पूछ के, एट द एडेड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The president is authorized to exercise legislative power in case of state emergency. अगर state emergency आ जाती है तो उस state को जैसे लेते से कि उत्तर प्रदेश में आ गई, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी या फिर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जहाँ पे स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करी, तो यहाँ पे रूल किसका रहेगा, प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट विल मेक द लेजिस्लेटिव डिसीजंस एंड कितने टाइम बाद इमरजेंसी हटेगी, वो सब चीजें कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स इन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Now comes the legislature. The Prime Minister and his Council of Ministers are normally members of Parliament. तो मतलब अगर हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, क्या ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, नहीं, ये लेजिस्लेचर के भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज हैं। सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड एक्टिव रोल, यू कैन से, इन प्रपोजिंग अ बिल एंड वोटिंग फॉर अ बिल इन पार्लियामेंट। तो जब वोटिंग होगी, दो प्रेसिडेंट आप देखोगे कि कभी भी नहीं बैठता पार्लियामेंट के सेशंस में, ऑफ कोर्स अगर वो स्पेशल सेशन बुलाता है तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, पर प्रेसिडेंट इज नेवर देयर इन ऑन द लाइक पार्लियामेंट, राइट, इन द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑफ द बिल। तो पर तुम देखोगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि वो एमपीज हैं, दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड दैट्स द रीजन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रपोजिंग ऑफ द बिल, वोटिंग ऑफ द बिल। जो बिल है विल बिकम एन एक्ट व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट, एसेंट मतलब साइन, बेसिकली ही अप्रूव्स द बिल, तब वो लॉ बन जाएगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई भी पर्सन ऐसा बोलता है कि हम इसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे, ठीक है, जैसे हम फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे, सो क्या होगा, पूरा कैबिनेट और पूरा काउंसिल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। एंड अगर एक पर्सन के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है अप्रूव, तो क्या होगा, पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो फॉल डाउन कर देगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर भी आता है। दैट मीन्स कि री इलेक्शंस होंगे एंड दोबारा गवर्नमेंट बनेगी, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो दस दे रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस ऑफ पीपल। ये क्यों करा गया है? क्योंकि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास इतनी पावर है, जस्ट इमेजिन कि वो कंट्रोल कर रहे हैं, सॉरी, सबसे पहली बात तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द कि बिल आएगा, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बिल अप्रूव किया, प्रपोज किया, उसमें वोटिंग हुई पार्लियामेंट पे, वो अप्रूव हुआ, फिर वो जो बिल है वो जा रहा है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को भी एड एंड एडवाइस पे किसका करना है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम करना है। तो क्या है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो उनको मेंटेन करके रखना है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस ऑफ पीपल चाहिए। हाउस ऑफ पीपल क्या है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, लोकसभा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट में बी इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट, तो क्या मेक श्योर कर रहा है कि भाई लेजिस्लेचर चेक रखेगा ऑन द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, दे एंजॉय द ऑफिस टिल द टाइम दे आर हैविंग कॉन्फिडेंस इन द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा, और प्रेसिडेंट को कभी भी पार्लियामेंट इम्पीच कर सकता है। अब पावर एंड द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, ये कहाँ मेंशन है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 246। दिस इज एन आर्टिकल जो आपको ध्यान रखना है, not just for legal studies, it is also for political science, it is also for a 12th, हर जगह, like literally, in fact history में भी आएगा। So article 246 of the constitution provides that parliament and the legislature of the state have the power to make law, where it is mentioned in the schedule 7 of the constitution, जहाँ पे union list, state list and concurrent list है ना, हमने पढ़ी थी अभी क्लास 10th में, अभी जब आप बोर्ड्स दे के आए होगे, राइट, तो 3 लिस्ट होती हैं, इनफैक्ट आपने रेजिडेंशियल लिस्ट के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। सो आर्टिकल 246 इज द आर्टिकल दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट कम्स जुडिशरी। जुडिशरी रेफर्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हमारी कंट्री में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखना, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स नहीं होते, ठीक है।
हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट कितने हैं हमारे कंट्री में, 25 हाई कोर्ट्स आर देयर, हर एक स्टेट के पास ऑलमोस्ट अपना रहता है, पर देन देयर फ्यू हाई कोर्ट्स जैसे जो कंबाइंड है फॉर लाइक 2 और मोर स्टेट्स या फिर 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे रहता है उनका, तो दैट इज़ डिफरेंट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बहुत सारे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर द होल ऑफ इंडिया। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, अपील क्या होता है, अगर आपने कोई जैसे लोअर कोर्ट में अपने केस फाइल किया, केस का डिसीजन आया आपके फेवर में नहीं आया, आपको लगता है कि भाई जजेस ने थोड़ा ढंग से डिसाइड नहीं किया, या फिर आई एम नॉट हैप्पी विद दिस जजमेंट इन टर्म्स ऑफ कि दिस जजमेंट वाज नॉट रैशनल इनफ, तो आप क्या करते हो, अपील करते हो हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में क्या होगा, वो देखेंगे अच्छा कि ये सही बोल रहा है बंदा कि नहीं, दे फर्स्ट चेक एंड इफ दे फील कि नहीं इस पर डिस्कशन हो सकता है, दे विल अप्रूव द अपील एंड देन यू विल गेट एन अपील, वहाँ पे तुम डिस्कस करोगे। लेट्स से कि तुम हाई कोर्ट में भी तुम उसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन रीच सुप्रीम कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आपका केस अप्रूव कर देता है उस पर जजमेंट दे देता है, यू कैन नॉट गो टू अपील एनीवेयर एल्स। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज बाइंडिंग फॉर द होल ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अपॉन इट, राइट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में आर्टिकल 50 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दिस इन द नेक्स्ट ईयर क्लास 12 आपका सबसे पहला चैप्टर इंडिपेंडेंस जुडिशरी पे ही है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 50 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की ज़रूरत क्या है, ठीक है, ताकि एक फेयर मैनर में क्या कहते हैं प्रोविजंस को चेक किया जा सके। So the various provisions are incorporated in the Constitution to establish independence of judiciary. Article 50 of the Constitution of India provides that states shall take steps to separate judiciary from executive in the public service of the state. Remember this thing कि हमने इंडिपेंडेंस क्यों लाया, ताकि पार्लियामेंट इन्फ्लुएंस ना कर सके, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इन्फ्लुएंस ना कर सके, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंस आ जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, जो जुडिशरी है वो फेयर एंड इफेक्टिव मैनर में बिल्कुल खोल के डिसीजन नहीं दे पाएगी। कि लेट्स जस्ट से कि अगर किसी एमएलए के अगेंस्ट कोई केस हुआ है तो क्या होगा, वो तो टॉपसी टर्वी कर देगा ना, वो तो बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, एंड देन फाइनली क्या होगा, जुडिशरी कभी भी फेयर मैनर पे जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा टू द सिटीजंस, राइट। So the objective of Article 50 is to provide independence of judiciary. The judges of Supreme Court and High Court shall be appointed by the President after consultation with such judges of Supreme Court and of High Court in the state, as laid down in Article 124, subclause 2 of the Constitution. Very important. Article 124 यहाँ पे प्रेसिडेंट की जजेस की अपॉइंटमेंट, अप्रूवल, इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल, सब कुछ लिखा है। सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि कैसे अपॉइंटमेंट की जाएंगी, राइट। तो जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को, लोअर कोर्ट के जो जजेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह की, वो हाई कोर्ट डिसाइड करता है, उनके हर किसी के अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन, वो कंसल्ट करते हैं इनको सुप्रीम कोर्ट को के जो प्रीवियस जजेस है उनको एंड हाई कोर्ट के जजेस को, ताकि प्रेसिडेंट अपने मन से अपनी विम्स एंड फैंसीज पे ना अपॉइंट करे, बल्कि एक्चुअली देखा जाए कि हाँ हु इज केपेबल ऑफ होल्डिंग द पोजीशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि मेरिट बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, राइट। तो ये आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब क्या था इसमें थोड़ा सा कह सकते हो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी, क्योंकि जो आर्टिकल 124 बोलता है ना, वो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट should appoint the Supreme Court or High Court judges after consultation with the judges of Supreme Court. जो consultation word है ना, ये बड़ा problematic था। क्या consultation का मतलब ये है कि जो भी judges of Supreme Court बोल रहे हैं कि नहीं भाई let's just say XYZ पर्सन ही जज बनेगा, तो क्या कंसल्टेशन का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो डिसीजन है वो बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का कोई से नहीं है, या फिर जो प्रेसिडेंट बोल रहा है दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट एंड इट डज नॉट मैटर कि जजेस क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से 9 जज बेंच बैठी थी इन सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, और ये फाइनल केस था टू अ सीरीज ऑफ 3 केसेस। तो ये सीरीज ऑफ 3 केसेस थे जहाँ पे सबसे लास्ट वाले केस में फाइनली डिसाइड हुआ था कि भाई कंसल्टेशन प्रोसेस मतलब ये रहेगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस 2-3 नाम रिकमेंड करेंगे, जिसमें से फाइनली कौन चूज करेगा, प्रेसिडेंट चूज करेगा, राइट। सो दे लेड डाउन द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर द कंसल्टेशन प्रोसेस to be observed by the executive on the appointment of judges of Supreme Court and High Court, transfer of the latter. सिंपल सा मतलब ये है कि अगर
जब भी कह सकते हो अपॉइंटमेंट नहीं आती है तो उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनका कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम मतलब इनका कह सकते हो एक अपॉइंटमेंट का ग्रुप बना हुआ है कि कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगी। तो दे विल कलेक्टिवली डिस्कस फर्स्ट विद इन देमसेल्स, दे विल रिकमेंड फ्यू नेम्स टू द प्रेजिडेंट एंड देन प्रेजिडेंट विल सर्टनली अपॉइंट पीपल आउट ऑफ दीज 2-3 नेम्स, राइट। तो ऐसे टाइप का इनका नॉर्म बना हुआ है इन द केस ऑफ रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। अगले साल आप बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे इस केस को, एंड इनफैक्ट आप 3 जजेस केस को भी पढ़ोगे। 3 जजेस केस वही है कि सबसे पहला केस जहाँ पे बोला गया था कि क्या कंसल्टेशन का मतलब है, सेकेंड केस में क्या बोला गया था, एंड फाइनल केस में क्या सिस्टम निकाला गया, राइट। द प्रिविलेजेस एंड द अलाउंसेस ऑफ जजेस कैन नॉट बी वेरीड आफ्टर द अपॉइंटमेंट। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये समझो। प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस कैन नॉट बी वेरीड आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जज अपॉइंट हो गया, ठीक है, उसने कोई जजमेंट दी है, जैसे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट दे दी उसने जजमेंट, राइट, या फिर उसने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जजमेंट दे दी, ठीक है, तो उसकी प्रिविलेजेस जो है मतलब उसके पर्क्स वगैरह एंजॉय करता है एज एन जज, वो कम नहीं हो सकती, या फिर कोई अलाउंस जितना भी उसको सैलरी मिलती है वो कम नहीं हो सकती एक जज की, ना ही उसको रिमूव किया जा सकता है। सो दिस इज डन टू मेक श्योर कि हाँ जजेस फियरफुल ना रहे कि अरे अगर हमने इनके अगेंस्ट जजमेंट दे दी तो हमारी प्रिविलेजेस कम हो जाएंगी, हमारे अलाउंसेस, हमारे पैसे का सैलरी वगैरह कट जाएगी। ऐसा कर ही नहीं सकते। एक पर्सन, एक जज की प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस फिक्स्ड होता है एंड दे जस्ट इंक्रीज, लाइक मतलब इंक्रीज करते जाते हैं वो in the upcoming years and it does not reduce, right. No discussion shall take place in the parliament with respect to the conduct of any judges of Supreme Court or High Court except when the proceeding of impeachment is initiated against him. इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में आप किसी भी सर्टेन इंडिविजुअल या फिर सर्टेन जज का डिस्कशन नहीं कर सकते कि भाई ये बंदे ने जो जजमेंट दिया ना अभी ये बिल्कुल सही नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते डिस्कस। आप ओपनली पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते ड्यूरिंग रैंडम सेशंस। ओनली when you feel कि, या फिर not when you feel but it's like when there's an impeachment proceedings भी properly होती हैं। पहले initiate किया जाता है, पहले एक notice आएगा, there are certain like 100 members of लोक सभा और 50 members of राज्य सभा, ये लेकिन इनका बहुत ही complex proceedings है जो आप अगले साल पढ़ोगे। सो बेसिकली इट्स लाइक आपको पहले प्रॉपर नोटिस इशू करना पड़ता है, इट विल बी रैटिफाइड कि हाँ भाई क्या इस पर्सन ने XYZ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज ने ऐसा कुछ किया भी है, और अगर उसे ऐसा फाइनली लगता है कि येस समथिंग हैज हैपेंड विद दैट पर्सन, सो देन दे विल स्टार्ट एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरी बैठेगी, फिर फाइनली जजमेंट आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप कभी भी कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज पार्लियामेंट में नहीं कर सकते, ताकि ये इसलिए भी रखा गया है ताकि एक पर्सन, एक जो जज है उसकी जो इमेज है वो लो प्रोफाइल ना हो इन द सोसाइटी, उसका एक स्टेटस बना रहे, एंड साथ में जो पार्लियामेंट है इज नॉट सॉर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन टर्म्स ऑफ सेइंग कि हाँ भाई हम तुम्हारा डिस्कशन करेंगे तुम्हारे बारे में, दैट इज नॉट अलाउड। तो दीज थिंग्स आर इंश्योर्ड टू मेक श्योर कि हाँ भाई प्रिविलेजेस, अलाउंसेज एंड द स्टेटस ऑफ द जजेस रिमेन फॉर एवर। सो द रोल ऑफ जुडिशरी. Okay, so judiciary in India interprets the constitution. The judiciary is entitled to scrutinize legislative and administrative process and assess whether or not they conform to the constitution. इसका रोल क्या है? सबसे पहली बात तो इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को और स्क्रूटनाइज करना, चेक करना कि हाँ लेजिस्लेटर या फिर जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो सही हैं कि नहीं, दे आर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सेकेंड थिंग क्या आ जाती है? रेमेडीज को इंट्रोड्यूस करना कि हाँ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। बाय आर्टिकल्स कौन से रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड्स इट्स रिट्स जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर 226। आपने रिट जुरिसडिक्शन के बारे में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। रिट जुरिसडिक्शंस क्या होती हैं? रिट बेसिकली कह सकते हो एक फाइलिंग वे है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप उसमें रिट फाइल कर सकते हो इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, आपके पास ये पावर है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए, राइट। So judiciary plays a role of legislature while laying own procedure for dispensing justice. मैंने बताया था आपको, if you remember in the previous chapter only, the last reason
और लेकिन से लास्ट फंक्शन ऑफ जुडिशरी, उसमें क्या था कि वो रोल कर अपनी खुद के सुप्रीम कोर्ट खुद की रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स ला सकता है, राइट, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट करने के लिए। तो दैट इज द पॉइंट कि जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी खुद की अपॉइंटमेंट्स कर सकता है, अपने इंटरनल रूल्स एंड लॉज बना सकता है कि सिर्फ यही पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल या फिर ये सर्टेन चीजें आ सकती हैं, ठीक है। ऑफकोर्स नॉट, they will not discriminate, they will, but they can lay down rules and norms कि हाँ कोर्ट रूम कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा, क्या एटिकेट्स रहेंगे कोर्ट्स वगैरह के, तो दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी इटसेल्फ। और ये उनका लाइक लेजिस्लेटिव रोल हो जाता है, सुपरवाइज करना, एडमिनिस्टर करना, कंट्रोल करना सबऑर्डिनेट कोर्ट को। जैसे एक हाई कोर्ट जो है वो जितने भी अपने स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट है उसको कंट्रोल करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कंट्रोल करता है, राइट। तो दस एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। एक तो है कि हाँ रूल्स प्रोसीजर्स वगैरह एस्टैब्लिश करना, एक होना सुपरवाइज करना, सो दैट इज द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं कैन बी रिमूव्ड ऑन इम्पीचमेंट बाय लेजिस्लेचर ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। मतलब ऐसा कोई मिसबिहेवियर जो प्रूवन हो विद फैक्ट्स एंड सब कुछ होना चाहिए। फिर इनकैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ कि मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, फिर फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से ही कैन नॉट कंटिन्यू हिज ऑफिस। और प्रूवन मिसबिहेवियर क्या होगा, करप्शन चार्जेस प्रॉपरली, ठीक है, या फिर कोई सर्टेन और कोई मिसबिहेवियर, ठीक है, नॉट कंडक्टिंग ट्रायल्स इन द फेयर मैनर, तो सब कुछ क्या हो गया, प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया। लास्ट कम्स आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या है, अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब पार्लियामेंट ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 368। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि तुम्हारा अभी आगे चैप्टर भी आएगा बेसिक स्ट्रक्चर पे जिसमें तुम्हें बात करोगे पूरी। सो आर्टिकल 368 भी बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल रटा होना चाहिए कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल से होता है, आर्टिकल 368 से। अब जब कोई पर्सन अपनी क्या कहते हैं, okay, so in the exercise of its power of judicial review, the Supreme Court in the case of Keshananda Bharati versus State of Kerala, popularly known as the fundamental right case, held that the parliament in the exercise of amending power of article 368 could not alter the basic structure of the constitution. Thus the basic structure limits the amending power of the parliament. इसको समझो, आर्टिकल 368 क्या कह रहा है कि लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। अब क्या हुआ इन केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती एक पर्सन का नाम है, एंड ही फाइल्ड द केस स्टेटिंग कि जो गवर्नमेंट कर रही है इन रिमूविंग द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, दैट इज नॉट करेक्ट। आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में फाइनली क्या हुआ था, जुडिशरी ने अपना जुडिशियल रिव्यू लगा के बोला कि जो देखो जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, नो डाउट अबाउट इट, पर आप जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको हैम्पर नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो बिल्कुल एसेंस बनाता है, लाइक विच इज इंटीग्रल, अगर वो फॉल डाउन कर गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बचेगा, इट्स लाइक दैट। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है लेट डाउन किसने किया, जुडिशरी। तो जुडिशरी ही बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली एक लिमिटेशन है ऑन द पार्लियामेंट कि वो कितना अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो the judges while deciding the case could not form an unanimous opinion on the provision of constitution to constitute the basic structure। अब मतलब unanimously एक साथ सब लोग एग्री नहीं कर पा रहे थे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, सबका डिफरेंट व्यू था, हर एक डिफरेंट केसेस में अलग अलग इमर्जेंस निकल के आई। पर कुछ जो हम बात कर सकते हैं, सम इमर्जिंग फीचर्स जो बेसिक स्ट्रक्चर के रहे हैं, सबसे पहले आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, ठीक है, दैट इज देयर। नेक्स्ट कम्स रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये चेंज नहीं की जा सकती कि हम डेमोक्रेसी ही कोई फॉलो करेंगे हमेशा। नेक्स्ट कम्स सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट, कि जो सेक्युलरिटी है हमारी कंट्री में कि हम किसी भी सर्टेन कम्युनिटी या फिर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे, एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, दैट शुड बी अपहेल्ड। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया सुप्रीम है एंड इंडिया के पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस है आउट ऑफ एनी अदर्स कंट्रोल, फॉरेन कंट्रोल या फिर किसी की भी कंट्रोल में नहीं है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द जुडिशियल रिव्यू एंड जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। इसको बेसिक स्ट्रक्चर में क्यों डाला गया, क्योंकि दे आर वेरी एसेंस कि भाई इंडिया एक इंडिविजुअल के कैसे फंडामेंटल राइट्स प्रिजर्व किए जाएंगे एंड कैसे डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक को अपहोल्ड किया जाएगा, राइट।
नेक्स्ट कम सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि कैसे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए एंड सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस केस में बात की गई थी? स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस, you can read about it online, but yeah, you need to remember separation of power and independence of judiciary, state of Bihar versus Bal Mukund Shah के केस में की गई थी। देन राइट टू इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ना। ऑफ कोर्स क्या सिर्फ यही बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है? नहीं, अगर आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, सुप्रीमेसी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सॉवरेनिटी, दीज ऑल टर्म्स आर यूज्ड इन आवर प्रियम्बल, ठीक है। एंड प्रियम्बल हमारी लीगल स्टडीज की बुक के फर्स्ट पेज पे भी है। लुक फॉर द प्रियम्बल ऑन अ बुक, रीड इट आउट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई प्रियम्बल आल्सो फॉर्म्स एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल भी बेसिक स्ट्रक्चर है, दो इट्स नॉट मेंशन ओवर हियर। आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रियम्बल भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट। तो इट इज देयर फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन फाइनली एसेंशियल फीचर्स। तो सुप्रीम कोर्ट खुद से डिसाइड करता रहता है एंड फ्रेमवर्क में ऐड करता रहता है। अगर ऐसा कुछ लगता है कि भाई ये सर्टेन पोर्शन भी आ सकता है, दिस कैन बी द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सो इट सॉर्ट ऑफ अमेंड्स। So it's like basic structure is like a vague thing, like it's like it has a defined meaning but it has vague कह सकते हो issues या फिर content in it, right? So it is therefore कि सुप्रीम कोर्ट खुद से डिसाइड करेगा। इन अदर वर्ड, सुप्रीम कोर्ट assumes itself to constitute power of exercise that is judicial review। तो judicial review एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर बन जाती है सुप्रीम कोर्ट की, राइट। सो इस बेसिकली चैप्टर में हमने देखा सारी चीज़ें एंड हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर। ऑल्सो वुड सजेस्ट कि आप जितने भी आर्टिकल्स हैं जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, क्योंकि जो ये आर्टिकल्स हैं काफ़ी आप देखोगे ओवरलैप हो रहे हैं बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल स्टडीज़, एंड ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको कोई सर्टेन चैप्टर में जैसे इतने लाइक 10-15 आर्टिकल्स हैं, जस्ट राइट इट डाउन, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस आर्टिकल्स, एंड ऑल्सो राइट डाउन द केस लॉज। केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू मेक अ नोटबुक और अ पेज जहाँ पे तुम सारे केस लॉज लिख रहे हो, तुम्हारी कितनी है, क्योंकि जनरली पेपर में आपसे डायरेक्टली एज एन एमसीक्यू पूछा जाता है काफ़ी बार कि व्हाट इज दिस केस रिलेटेड टू, 2 मार्कर में भी आ जाता है अगर आपकी बुक ने एक्सप्लेन किया है तो, राइट। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप एक जगह लिख लोगे, उनको जॉट डाउन करोगे, यू जस्ट start reading it every day, not in the terms of remembering but in terms of like reading and getting a view of it, you'll start to understand more of legal studies and try to look into the practical material. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, try commenting down it below, I will try to answer it, I'll try to make doubt videos as well, ठीक है। तो try to engage yourself more with the legal studies subject ताकि आप इससे ज़्यादा practically and ज़्यादा beneficially understand कर सको, राइट। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा टू अपलोड न्यू वीडियोज़। सो यप, दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।